सो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली शुरू हो चुका है एंड चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के बाद का पहला पॉडकास्ट आज हम लोग शूट करने जा रहे हैं। या काफी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बातें करनी है। इंडिया का पहला मैच हो गया, क्या हिकअप था, क्या डरने की जरूरत नहीं है, विराट कोहली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, शुभमन गिल इतना अच्छा कैसे खेल रहे काफी हैं। वेरिंग ओपिनियंस आई थिंक इंटरनेट पे। काफी लोग थोड़े चिंतित हो रहे हैं और काफी लोग आई वुड से थोड़ा ओवर रिएक्ट भी कर रहे हैं। मोहम्मद शमी ने आते ही कमबैक कर दिया है। पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान से हमारा मैच होना संडे को, उसका भी डिटेल में एक प्रीव्यू निकालेंगे या और उसमें मतलब एज अ कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले मैच की भी थोड़ी बातें हमें करनी है। हाँ जो बाबर आजम ने जो टेस्ट इनिंग्स खेली है, जिम्बाबर ने जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला है, एंड कैसा माहौल चल रहा है अभी चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि कई लोग पाकिस्तान को भी कह रहे थे कि सेमीफाइनल से पहुंचेंगे, इट कुड बी इन जेपर्डी। तो काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। अभी ऑल तो 2-3 दिन ही हुए हैं, बट इन सारे टॉपिक्स हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट दैट, लाइक ऑलवेज, इवन जो रोहित शर्मा की न्यूज निकल के आई है अभी रिसेंटली, उसका थोड़ा सा एक जेपर्डी में उसका करियर भी, अच्छा, उसकी भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे। एंड क्या वो टेस्ट मैचेस में आगे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो उसकी बातें करने वाले हम। बट लाइक ऑलवेज इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है तो हम लोग काफ़ी कंटेंट निकालने वाले हैं उस पर। जो काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि भाई आप लोग कवर नहीं कर रहे करंट वाला, तो वी हैव फाइनली डिसाइडेड टू लिसन टू द ऑडियंस एंड सो भाई थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा आपका। तो एज आई सेड, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल को। तो स्टार्ट करने वाले हम लोग अपने इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच हुआ है उससे, एंड क्या वाइब अल्टीमेटली निकल के आई है। फर्स्टली आई हैव टू आस्क यू भाई, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा था भाई आई एम नॉट फीलिंग मच हाइप्ड, एंड जो क्राउड आई मैच के लिए, इट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट। क्या देख के लगा कि यार वो हाइप है चैंपियंस ट्रॉफी की? मतलब पता है क्या, दुबई का मैं भी पढ़ रहा था कि क्या सीन चल रहा है, तो वहां पे कई सारे लोकलाइट्स ने कहा है कि हम जो भी दुबई की क्राउड है, क्योंकि जिनको पता है दुबई एक्चुअली में काफी प्रॉस्परस सिटी है एंड बिजनेस बहुत ज्यादा होता है वहां पे अक्रॉस द बॉर्डर्स। सिर्फ इंट्रा दुबई नहीं होता, बाहर के देशों में भी बहुत लोग आते हैं। कई सारे मीटिंग्स जो होती हैं लोगों की, वो दे डिसाइड टू हैव अ कॉमन पॉइंट इन दुबई। तो बेसिकली बिजनेस कल्चर वहाँ पे इतना ज्यादा हैवी है, अभी काम इतना होता है कि वो लोकलाइट्स कह रहे हैं कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि रात को मैचेस हो। वहां पे मैच शुरू भी जल्दी करा गया था ताकि इंडियन टाइमिंग्स को फिट कर पाए। टाइम जोन के हिसाब से मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा पहले पड़ते हैं यहाँ। सो अब समझ जाओ, मतलब वो एडजस्ट इस तरीके से करा था कि रात के वहां पे 8, 8:30 तक मैच खत्म हो जाए। अगर T20 होता तो वहां पे 7:30 बजे तक शुरू होता मैच। तो ऑलरेडी इतना फर्क है कि अगर आप दिन में मैचेस खेलोगे तो डोंट एक्सपेक्ट क्राउड्स देयर। मतलब ये काफी लोकलाइट्स को मैंने ट्विटर पे देखा, वो बोल रहे साफ साफ। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान की एक्सेप्शन हो सकता है। डोंट बी सरप्राइज अगर इंडिया फाइनल में आती है और दुबई में मैच होता है एंड पाकिस्तान एज अ कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगी अब तो उसमें भी इतनी भीड़ नहीं होगी। मतलब आई थिंक थोड़ा वीकेंड और वीकडे का भी डिफरेंस होता है। इंडिया पाकिस्तान वैसे ही बहुत बड़ा मैच है, प्लस वो वीकेंड पे होगा। हाँ, तो फिर सुबह आ सकते हैं। हाँ, तो आप उसको एकदम फुल हाउस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं, बट फाइनल जो होगा वो भी तो संडे को ही होगा मेरे ख्याल से। तो अच्छा, इसमें तो दुबई की बात है, आई थिंक पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है। अब सेकंड बात वो आती है कि जैसे माइकल वॉन ने काफी सार्कास्टिक ट्वीट डाला था कि क्या चल रहा है भाई, ये बताना भूल गए हो क्या क्राउड को अपनी। है भाई, सीन डेफिनेटली है। मतलब पाकिस्तान 1996 के बाद से, जब हमने श्रीलंका और पाकिस्तान ने मिलकर एक वर्ल्ड कप होस्ट किया था, उस वर्ल्ड कप को हमने कवर कर रखा है एक पॉडकास्ट में पहले, उसके बाद से अब जाके ये लोग होस्ट कर रहे हैं कोई ऐसी इवेंट, कोई करा ही नहीं है बीच में। तो मतलब तुम अगर हिसाब भी लगा लो तो 29 इयर्स हो गए। हाँ, 29 इयर्स बाद कर रहे हैं। मतलब दिस इज एक्चुअली क्रेजी कि आप देखो कि इतना टाइम बाद आपको होस्ट करने का मौका मिल रहा है। आपका स्टेडियम्स रेडी नहीं थे, फ्लड लाइट्स की हाइट अजीब सी हो रखी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करी जाए तो वो प्लेन ऊपर से उड़ रहे थे एंड डर जा रहे थे वही लोग। टॉम लेथम की तो हालत ही खराब हो गई थी। कुछ पाकिस्तानी क्राउड की भी मैंने देखा कि भाई हाँ भाई, मतलब होगा ना, डर तो होगा ही कंट्री के अंदर इतना। जानबूझ कर रहे थे क्या, मतलब आदमी मेकिंग मॉकरी आउट ऑफ इट? नहीं भाई, आई थिंक जेन्युइन थोड़ा डर तो लगता ही है। प्लस हमने कैसे बात कही थी, काफी लोग पुल आउट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियंस, जो कि सपोज्ड रीजन लोग कह रहे हैं कि इंजरी इश्यूज है या फिर पर्सनल रीजन है। इट कुड बी वेरी वेल ट्रू कि भाई यार एक सिक्योरिटी कंसर्न भी, थोड़ा बहुत डर एक आदमी को तो लगता ही है।
तो अगर वो ऐसी कंट्री में गया हुआ है जहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा चक्कर होते हैं ऐसे, और वहाँ पे एकदम सी प्लेन की आवाज़ आए, ऐसे टाइप की शोर है, तो थोड़ा डरेगा ही आदमी। तो मतलब उसके चक्कर में आई थिंक पाकिस्तानी क्राउड भी जो नई टर्न अप कर रही है वो ज्यादा कंसर्निंग है। आई थिंक दुबई में अगर नहीं भी आती है तो पाकिस्तान एज अ होस्ट हैज नथिंग टू डू विद इट, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दुबई के लिए एक और रीजन ये भी कह रहे हैं कि देयर हैव बीन अ बिट ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला था। मेला ही बहुत लेट आया, बहुत, एक तो IL T20 लीग चल रही थी एंड प्लस बहुत लेट आपको बताया गया कंफर्म करके, क्योंकि BCCI को हमने देखा ही था कि दिसंबर जनवरी में ने कंफर्म करा हाँ। कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है। तो नेचुरली दुबई के पास ज़्यादा चांसेस थे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं था प्रिपेयर करने के लिए। बट भाई लाइक यू हैव टू डू बेटर। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट हैज टू डू बेटर। मुझे लगता है कि बात वही आ जाती है, आपको वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है, दोनों फॉर्मेट का, WTC भी होस्ट करना है, चैंपियंस ट्रॉफी इज एन अननेसेसरी इवेंट। मुझे तो नहीं लगता कि क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और प्लस अगर आपने ऐसा ऐड करा है उसके बाद, वो भी मतलब कि 8 साल बाद आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद इफ यू आर नॉट होस्टिंग इट अप टू दैट लेवल तो थोड़ी प्रॉब्लम आती ही आती है। मतलब होस्टिंग इट अप टू दैट लेवल के भी छोड़ो, उसमें आप क्या ही कर सकते हो इतना, या तो आप नेशन ही चेंज कर देते हो। सी ब्लेम तो यहाँ पे भी PCB को ही जाएगा ना, जो दुबई में भी अरेंज करा। एक्स्ट्रा फंड्स क्या PCB नहीं तो मांगे थे ताकि हम लोग वहाँ पे दुबई में होस्ट करा सकें उस चीज़ को। तो अल्टीमेट पूरा टूर्नामेंट को होस्ट कराने का चाहे कहीं पे भी हो रहा हो, वो डिपेंड तो PCB पे ही करता है। PCB थोड़ी होस्ट करा रही है वहाँ पर। दुबई भाई चैंपियंस ट्रॉफी PCB होस्ट करा रही है, एक्स्ट्रा फंड्स मांगे उनने इसके लिए, तो वही तो होस्ट करा रहे होंगे। एक्स्ट्रा फंड्स आई डोंट नो, मतलब एक्स्ट्रा फंड्स मेरे ख्याल से इसलिए मांगे थे क्योंकि उनको जो लॉस होगा ना होस्ट करने का, उसका कॉम्पेंसेशन डायरेक्टली मांग लेंगे क्या ऐसे पैसे की? अच्छा, हाँ, इतना वो तो लॉस करना हो रहा है, पड़ेगा। चलो हो सकता है। मतलब ये आई डाउट कि दुबई में जो हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी PCB को है, हो वो सकता दुबई को नहीं मिलेगी, वो ICC को ही करना है। तो मैच में जो होता है उसकी बातें करते हैं। हाँ, सबसे पहले टॉस और प्लेइंग 11 की थोड़ी बात करें, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कह सकते हैं और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी काफ़ी हो गई थी। पहली बात जो पिचेज़ हैं, आई थिंक काफ़ी लोग शॉक्ड हैं इस चीज़ से। सम एक्स क्रिकेटर्स को भी मैंने बोलते सुना था कि वो लोग भी थोड़े शॉक थे बाय द नेचर ऑफ द पिच। प्लस आई वॉज ऑल्सो सभी शौक परहैप्स एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, क्योंकि IL T20 में जैसी पिचेस थी, देन हमने थोड़े प्री मैचेस में कवर करा था कि यार कैसी प्रीव्यूज में कि कैसे होने वाली है पिचेस। एवरीबडी थॉट कि एकदम वो पार्टा पिचेस होने वाली नहीं, हैं। क्योंकि नई पिच आ गई ना। Okay. नई पिच लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड जिस पिच पे IL T20 चल रहा था, वो जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस कर रहा था वैसे वैसे स्कोर्स और बढ़ते जा रहे थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट वी सॉ 170 180 बीइंग चेस्ड। प्लस 10 टॉप 10 विकेट टेकर्स में से 9 पेसर्स थे, ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी कवर करा था। तो अगर उस पिच पे खेला जाता, क्लियरली कंडीशंस वुड हैव बीन डिफरेंट। ये एक नोटेबल चीज है कि ड्यू बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ, exactly. बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो वो एक अच्छी न्यूज भी है कि यू आर टेकिंग द टॉस आउट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे। इसका इट हैज लॉट टू डू विद द टाइमिंग ऑल्सो, कि साल के किस पीरियड में हो रहा है और दिन में किस टाइम पे हो रहा है ये। अगर आप गेम जल्दी शुरू कर रहे हो तो ड्यू सेकंड इनिंग्स में आने के कम चांसेस रहेंगे, और अगर आप यही चीज अक्टूबर नवंबर में कर रहे होते तो शायद ज्यादा अभी आपको दिख रही होती ड्यू कंपैरेटिवली। सो ऑल एंड ऑल यहाँ पे कंडीशंस में मेन सरप्राइज जो था वो पिच का ही था। ड्यू फैक्टर ठीक है, वो यू कैन स्टिल मेक सेंस ऑफ इट, क्योंकि नई पिच आप ले आए। आई वुड गो एज फार टू से कि भाई इंडियन टीम में भी जो कमेंट्स दिए हैं, क्या मतलब वर यू नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, या फिर क्या वो इंडियन टीम में रोहित शर्मा कहते हैं कि मैं तो वैसे भी चेज ही करता क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अंडर द लाइट्स बैटिंग इजी हो जाती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इस बार। तो या तो माइंड गेम्स हैं, प्लस आई बताइए ये एक थोड़ी अंडररेटेड चीज होने वाली है, बट आई थिंक वंस अगेन भाई शाउट आउट टू द इंडियन टीम एंड द मैनेजमेंट। अगर ऐसी पिचेस होने वाली है ना तो 5 स्पिनर रखने का सेंस समझ में आता है। और ये अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोग को या तो पहले बता दिया गया था कि भाई नई पिचेस होने वाली हैं और वो थोड़ी ड्राई होंगी और टर्न ज्यादा देखने को मिलेगी, स्लो नेचर ज्यादा होगा। और ये बात क्या सिर्फ इंडिया को ही पता थी? क्योंकि अगर ये चीज सही में पहले से पता थी तभी हम समझ सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है ये। आई थिंक जब स्कोर थी तब भी हमने कहा था ये कि रोहित शर्मा ने तो ये उस टाइम पे भी कहा था वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा का ऑन्टराज काफी टाइम से दुबई में था, तो अब पता नहीं, अब हो सकता है कुछ और रीजन की वजह से हो, बट हो सकता है वहां से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लाके उसको पता हो इसके बारे में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अब आप 5 स्पिनर्स क्यों लेके जा रहे हो, बिकॉज मैं तो जेन्युइनली फील करता हूँ अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ गई सेकंड इनिंग्स में पेसर्स का इतना रोल रहने ही नहीं वाला भाई। इवन इन दिस गेम इफ यू सी हार्दिक पांड्या हार्डली बोल्ड। हाँ, 3-4 ओवर ही डाले थे, स्पिनर से पूरे कोटा कराए हैं अभी तो बाय दैट सेंस यार स्क्वाड सिलेक्शन फिर तो इंप्रेसिव है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। एंड मुझे लगता है कि पिच का सबसे बड़ा टेक अवे ये होने वाला है कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अगर इसी पिच में मैचेस हो रहे हैं सारे, विच आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा होता है, तो
टॉस जीत के बॉलिंग करने के बजाय यू वांट टू बैट फर्स्ट नो। हाँ अभी हम लोग प्रीव्यू करेंगे पाकिस्तान वाले मैच का, ये एक डेफिनेटिव चेंज दिखेगा। रोहित शर्मा ने आई जेन्युइनली बिलीव जो स्टेटमेंट्स दी है टॉस के बाद, हाँ वो एक कॉम्पनसेटरी टाइप था ना कि मेंटल गेम था कि अरे हमें तो चेज ही करना था। भाई हालत खराब हो गई थी बीच में। हाँ मतलब दिस वाज वन ऑफ माय क्वेश्चंस कि फिर बांग्लादेश ने सही पिच को रीड करा था, देन दैट मींस उन्होंने अगर बैटिंग पहले ली देन दे वुड आल्सो अगर प्रॉब्ली नो। बैटिंग पहले ली और पिच को सही रीड करा है तो स्पिनर्स कम क्यों खिलाए? हाँ मतलब मुझे अभी तक नहीं पता चला, मैंने टॉस एक्चुअली जब लाइव होता तो मैंने मिस कर दिया था, तो आई वुड अर्ज दी ऑडियंस टू लेट मी नो, क्योंकि अर्शदीप के ऊपर बहुत सवाल उठे, उसको भी मैं क्लियर आउट कर दूंगा। बट महमदुल्लाह क्यों नहीं खेले थे? Was it purely because they want to move forward to the next generation players in better form? क्योंकि हिदोय ने तो 100 मार ही दी है, बट महमदुल्लाह स्पिन भी लेके आते हैं यहाँ पे, वो आई थिंक कहीं ना कहीं शायद लोग लैक कर रहे थे वहाँ पे। अगर आपने तंजिम को खिलाया है, वो काफी एक्सपेंसिव रहे तो ये एक मुझे जानना है जनरली कि क्यों नहीं खेले महमदुल्लाह वहाँ पे। उनकी स्पिन काफी हैंडी हो सकती थी मिडिल ओवर्स में। बट इन सेइंग दैट, जो डायमेंशंस भी होने वाले हैं इस ग्राउंड के, इवन दे सपोर्ट महमदुल्लाह। ओके अगर आप देखोगे फ्रॉम वन एंड जो मिड विकेट की बाउंड्री है वो 82 मीटर्स की थी। महमदुल्लाह को वहां से बॉलिंग कराते ना आप, मारने तो विद द टन छक्के कितने मारेंगे देखते हैं। तो आई थिंक ये चीजों को स्मार्टली टैक्टिकली प्ले आउट करना, हाँ आपने पिच शायद सही रीड करी हो लेकिन उसके आपने अपने रिसोर्सेज प्रिपेयर नहीं करे। तो आई थिंक बांग्लादेश का वही है कि even if you saw what is coming, did you prepare for it? वो नहीं था। ये 82 मीटर वाली जो बाउंड्री है ना, इसका बहुत क्रूशियल रोल है, क्योंकि वही वन सेकेंड आप एक नई पिच पे खेल रहे हो तो बीच में नहीं थी, तो थोड़ा साइड ऑफ द विकेट पे थी, जो सेंटर होता है पिचेस का। तो उसके चलते हुए नेचुरली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है बाउंड्रीज। स्क्वायर लेग की 72 मीटर्स कुछ की है, पॉइंट की 62 मीटर्स कुछ की है, तो वो लेग साइड ऑफ साइड पे थ्रू आउट एक डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो इन चीजों पे ही तो आपको स्मार्ट एंगल्स पे स्पिनर्स को यूज करना होता है विद द टर्न, ताकि आप मजबूर करो कि 82 मीटर्स की बाउंड्री है, बैटर टेम्प्ट होगा विद द टर्न मारने का, देखते कब तक मारते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें एक और चीज बोलूंगा चेंजेस के बारे में। हाँ, जो आई थिंक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट वही है, जब अर्शदीप को नहीं लाया गया एंड हर्षित राणा को स्टार्ट कराया गया। इसके पीछे भी रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि अर्शदीप जो है वो डिहाइड्रेटेड थे, इसके चक्कर में उनको स्टार्ट नहीं कराया गया। वही निकल के आया। आई थिंक काफी लोगों को पता नहीं है यार, मतलब डू यू बिलीव दिस या फिर? अब देखो दो एंगल है। हाँ. ये जो हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे कल, बाय द वे हम लोग मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग फाइनली हमने दोबारा शुरू कर दिया है। तो हमारा जो थर्ड चैनल है वो आपको ब्रो स्पोर्ट्स लाइव के नाम से दिख जाएगा, येलो लोगो हो, उस पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान वाले मैच भी लाइव स्ट्रीम करेंगे। मेन पॉइंट क्या है कि जब हम लोग लाइव स्ट्रीम उस टाइम पे कर रहे थे इनिंग्स ब्रेक के आसपास, तब भी मैंने कहा था कि देयर इज सम न्यूज कमिंग आउट। मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है। फिर तुमने कंफर्म भी कर दिया कि डिहाइड्रेशन था अल्टीमेटली। अब देखो यहाँ पे दो एंगल्स हैं। एक है कि जेन्युइनली इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता रोहित शर्मा की भी तबीयत खराब थी। हाँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तब तबीयत थोड़ी खराब, अभी भी खराब है। अच्छा, ओके। मतलब वो जुकाम और खांसी बहुत ज्यादा है, आंखें वांखें सूजी हुई हैं उनकी। अभी अपेरेंटली कोई ऐसा फ्लू फैला हुआ है जो कि मतलब दुबई के अंदर कि आपको हल्का सा खांसी जुकाम होगा और उसके बाद एकदम से इतना ज्यादा अगले 2 दिन में चढ़ जाएगा आपके ऊपर कि आपका हिलना उड़ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि रोहित शर्मा भी उस हालत में खेल रहे हैं, द वे ही प्लेड, नाउ यू हैव टू प्रेज दैट। बट ये हो रहा है, 2-3 प्लेयर्स के साथ चल रहा है। तो अर्शदीप सिंह के साथ अगर डिहाइड्रेशन हो भी रहा है तो इट्स नॉट अ सरप्राइज टू मी। द अदर साइड इज, अगर हो रहा था तो टॉस पे बोल देते कि एक इशू है ऐसा। इंडियन टीम से तो कोई ऐसी वो ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आई नहीं है कि डिहाइड्रेशन था, कुछ था। तो क्या ये एक बहाना दिया गया है थ्रू जर्नलिस्ट की सोर्स से क्लिक कर दो, ताकि आपको ऐसा लगे कि हर्षित राणा को इसलिए खिलाया क्योंकि अर्शदीप रेडी नहीं थे, वरना अर्शदीप ही खेलते। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि, और मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी कहा था कि आई रेड अ रिपोर्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्टेड, एंड उसमें ऐसा था कि जब स्क्वाड की बात हो रही थी उस टाइम पे गौतम गंभीर जब चल रहा था कि चलो जसप्रीत बुमराह भी बाहर नहीं है, शायद बाहर हो जाए, तो हमें एक और पेसर चाहिए था इन प्लेस ऑफ सिराज, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया था सिराज तो नहीं जाने वाला। तो उसमें जब पूछा गया प्रेफरेंस गौतम गंभीर से, तो ही वांटेड हर्षित राणा बिफोर अर्शदीप सिंह, व्हिच इज अ सरप्राइज टू अ लॉट ऑफ पीपल। एंड सो क्या, और अगर आप ओडीआई सीरीज देखोगे उसमें अर्शदीप ने शायद प्रॉब्ली एक ही मैच खेला था, और हर्षित राणा ने 2 मैचेस खेले थे, और हर्षित राणा ने 3 मैचेस खेले थे। तो मतलब इट काइंड ऑफ मेक्स यू वंडर कि शायद गौतम गंभीर चाह रहे कि हर्षित राणा स्टार्ट करे लाइनअप के अंदर। एंड मतलब भाई अब उसने परफॉर्मेंस ऐसी दे दी कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा इस चीज़ को। बट आई थिंक पाकिस्तान में
कौन स्टार्ट करने वाला है उस पर डिपेंड करेगा, एंड उससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल प्लान है क्या गौतम गंभीर का। एक पॉसिबल जो लोग रीजन निकाल रहे हैं वो ये भी है कि क्योंकि टॉप 3 उनके लेफ्टीज थे, हाँ मतलब लेफ्ट हैंडर्स काफी थे ऊपर अब टॉप, तो उसके चलते हुए आपको एक राइट हैंडेड पेसर चाहिए था। ओके आई पर्सनली डिसएग्री विद दैट, मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आया, बिकॉज लेफ्ट हैंडर्स अगर हैं तो मोहम्मद शमी ओपनिंग करते रहे बॉलिंग, हार्दिक पांड्या भी तो कर ही रहे ना ओपनिंग, कुलदीप यादव फिर एक लेफ्ट हैंड चाइनामैन है ना जो बॉल बाहर निकालेंगे उनके लिए, बीच में फिर राइट हैंडर सारे झुंड में आएंगे। इफ यू सी मेहदी हसन, मुशफिकर, महमदुल्ला होते तो वो, वरना हिदोय हमारे, राशिद कह रहा हूँ, रिशाद, सब तो राइट हैंडेड ही है। या तो नीचे आते आते तो पूरे मिडिल ऑर्डर उनका राइट हैंडेड बैटर्स हो जाता है। डेथ में भी आप उन्हीं को बॉलिंग करोगे, तो अर्शदीप तो डेथ में ही बॉलिंग करते हैं एज अ लेफ्ट आर्म पेसर। तो आई थिंक वो तो चीज़ मुझे वैलिड नहीं लगती है कि ये रीज़न हो सकता है। मुझे लगता है या तो जेन्युइनली डिहाइड्रेशन था, और ये चीज़ प्रूव हो जाएगी अगर हम लोग अगले मैच में अर्शदीप को स्टार्ट करते हुए देखेंगे तो। या अगर नहीं है तो देन वी क्लियरली सी कि एक प्रेफरेंस दी जा रही है हर्षित राणा को। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ी डिबेट कर सकते हैं, बट शायद अभी ये सही टाइम नहीं है। मंडे के पॉडकास्ट में करेंगे, जब हम लोग पाकिस्तान के मैच का रिव्यू करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या अर्शदीप को सही में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और क्या प्रोलॉन्ग हुए हैं, या फिर एक टैक्टिकल चॉइस है कि हर्षित राणा को लेना ही लेना है। आई थिंक मैच से पहले जो भी चीजें हुई हैं उसमें तो यही मेजर टेक अवेज है। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ, क्योंकि हम इसकी बात करें तो हर्षित राणा से शुरू करते हैं। ओके जो बॉलिंग उसने करी है, मतलब भाई से व्हाटएवर यू वांट टू अबाउट गौतम गंभीर, बट हर्षित राणा उन्हीं की फाइंड है, पूरा क्रेडिट उनको जाता है। एंड अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं जैसे हमने अक्षर पटेल के लिए कहा था नंबर 5, तो हम क्या ही क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं यही कहने वाला था कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ट्रोल हर्षित राणा ऑन द इंटरनेट, एंड ट्रोलिंग भी ऐसे होती है ना कि मतलब नोबडी वुड से कि यार बॉलिंग गंदी है, लोग कहेंगे अरे केकेआर कोटा पे खेल रहा है, गौतम गंभीर है वो खिला रहा है इसको। बट मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर्षित राणा इतनी बड़ी फाइंड है ना हमारे लिए, एंड आगे जाके वो इतना इंटीग्रल पार्ट होने वाला है हमारी टीम के, हो सकता है तीनों फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि ओडीआईज में तो कर रहे हैं, टेस्ट में भी हमने उनको देखा, और T20s में तो मेन स्टे हो सकते हैं। में तो मतलब उनका एक्चुअली में ओरिजिनली होना चाहिए, फोर्टे उनका वहीं पे है। प्लस वो जो नीचे आके एक बैटिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे, वो तीनों फॉर्मेट में हमें हेल्प करने वाला है। तो इतनी बड़ी फाइंड है वो, जस्ट बिकॉज ही इज अ बिट रॉ राइट नाउ। इसमें भी आके 3 विकेट ले लिए उन्होंने, जस्ट बिकॉज ही इज अ बिट रॉ राइट नाउ। इससे लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को। बट अगर यहीं पे हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं, तो आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि भाई उस बंदे ने आती आईसीसी ट्रॉफी का जो है एक आपको एक्सपीरियंस भी मिल गया, वो जीत भी गया, वो भूख मिल गई उसके अंदर, एंड उसके बाद मतलब ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका। मतलब मेन जो क्रिटिसिज्म था कि नई बॉल से वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, तो अगर आप देखोगे तो यू कैन पोटेंशियली आर्ग्यू ही वाज द बेटर बॉलर शमी से ज्यादा। या आई थिंक शमी का मेन जो रिदम निकला है, जो एक्स फैक्टर निकला है, वो उनके सेकंड स्पेल में निकला है। फर्स्ट स्पेल में हर्षित राणा वाज एक्चुअली मोर कन्विंसिंग टू मी, माय पर्सनल ओपिनियन, लोग डिफर कर सकते हैं। प्लस उन्होंने विकेट भी निकाल दिया पावर प्ले के अंदर, तो वो वाला इशू भी चला गया कि विकेट टेकिंग एबिलिटी सिराज के ज्यादा है, अर्शदीप के ज्यादा नहीं बॉल से। अभी तक हमने ये भी ऑब्जर्व करा था ना कि हर्षित राणा हमेशा, बिकॉज ही इज सो न्यू टू दिस फॉर्मेट, वो पहला स्पेल में ही इज ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज हैपनिंग, और सेकंड स्पेल में आके वो फिर अपना जलवा दिखाते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने फर्स्ट स्पेल में ही विकेट ले ली। अभी जरूरी नहीं कि हर मैच में होगा, ऑफ कोर्स हो सकता है अगले मैच में विकेट ना आए, और आई एम सेइंग इस अगर इस मैच में परफॉर्म कर दिया है तो हम क्या ही क्वेश्चन करें। क्या मैं पर्सनली हर्षित राणा को स्टार्ट कराता? नहीं, मैं तो अर्शदीप को ही स्टार्ट कराता। बट अगर हम लोग टीम के सपोर्ट में कुछ बोल रहे हैं तो वो यही बात है कि किसी बंदे ने अगर अच्छा कर दिया तो हम कौन होते क्वेश्चन करने वाले। नहीं तो डू यू थिंक कि अब आगे जाके चेंज नहीं करना चाहिए हर्षित राणा? नहीं, मुझे लगता है कि अर्शदीप को ही खेलना चाहिए आगे भी। अगर ये जेन्युइनली एक डिहाइड्रेशन का कंसर्न था तो ठीक है, क्योंकि डेथ बॉलिंग में भी आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया ना फिर। जैसे अगर तुम नोटिस करोगे अभी तो इस मैच में हमने लास्ट 10 ओवर में स्पिनर से ये बॉलिंग कराई है। आप वो शायद हर मैच में ना कर पाओ। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शायद थोड़ी मुश्किल होगी, जब ग्लेन फिलिप्स वगैरह वहां पे तोड़ने को तैयार रहेंगे। तो या तो बॉल ज्यादा टर्न हो रही हो, बहुत सपोर्ट मिल रहा हो, सेकंड इनिंग्स चल रही हो तो अलग बात है। बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी हार्दिक पांड्या से अगर आपको इतनी बॉलिंग नहीं करानी है तो एटलीस्ट अर्शदीप सिंह शुड बी देयर। तो मुझे लगता है कि टैक्टिकली वो इट्स अ प्लॉय जो कि आउट ऑफ मजबूरी यूज करा गया इस बार, आगे जाके नहीं होना चाहिए। आई वुड ऑल्सो परहैप्स वांट अर्शदीप सिंह बैक इन द लाइनअप, बट अगर गौतम गंभीर का ओरिजिनल प्लान ये था तो अगर उनका प्लान ही यही था कि हर्षित राणा के साथ स्टार्ट करना चाहिए, जो कि फिर तो मतलब बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब तो चेंज करना डिफिकल्ट भी हो जाएगा फिर,
अगर हर्षदीप सिंह ओरिजिनली प्लान्स में नहीं थे स्टार्ट करने के लिए, देन आई डोंट वांट हिम इन द लाइनअप। मतलब आई वांट टू सी सम कंसिस्टेंसी विद हिज प्रोसेस, जो भी पर गौतम गंभीर क्यों का नहीं है। होंगे, मुझे ये भी तो समझ में नहीं आ रहा। भाई हर्षित राणा को अगर उनने स्टार्ट कराया होता आज, तो वो मतलब क्या ये बहुत बड़ा सरप्राइज होता लोगों के लिए? मतलब लोग कहते कि भाई चलो ये तो टू सम एक्सटेंट इट वाज एक्सपेक्टेड कि भाई हर्षित राणा को प्रेफरेंस दी जाएगी। ओडीआईज उनने 3 ओडीआईज क्यों नहीं खेले, एटलीस्ट 2 क्यों नहीं खेले? इट वाज अ बिग सरप्राइज टू मी। मुझे लगा था भाई कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है एटलीस्ट आप 2 ओडीआईज तो खिलाओ उनको 3 में से, पर उनने नहीं खिलाया। वॉट क्या कुछ भी रीज़न हो सकता है उस चीज़ का। बट अगर कोई मुझे ये कहता है कि गौतम गंभीर के ओरिजिनल प्लान्स में हर्षित राणा है और हर्षदीप सिंह, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। मुझे लगा कि हाँ यार ठीक है, इस बंदे की प्रेफरेंस है थोड़ी, अब वो सही है गलत है कुछ भी हो सकता है। वही ना, अगर ये है, अगर इंडिया जीते तब तो अलग बात है, हाँ वरना इट इज अ बिट स्ट्रेंज हाँ, कि आप फिर तो क्यों होगा। मतलब सिराज को भी बाहर बैठाना है। लाइक हर्षित राणा वाज नॉट सपोज्ड टू बी इन द स्क्वाड आइडियली। हाँ या वो तो बुमराह के चलते आए हैं, हरदीप सिंह उनसे पहले से थे स्क्वाड में। तो वो जो आदमी आपसे पहले स्क्वाड में था वो एकदम से प्लान के बाहर हो गया। ये बहुत वियर्ड है। या आई थिंक चीज है। जो दूसरे बॉलर है हमारे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 5 विकेट ले लिए भाई। काफी लोग कह रहे हैं मिस्टर आईसीसी जो है, हम लोग शिखर धवन को कहते थे एंड जो एज अ बैट्समैन, एंड मिस्टर आईसीसी एज अ बॉलर इज मोहम्मद शमी। अभी वो स्टार्ट निकला ना कि आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में इंडिया के टॉप विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए, 60 विकेट्स हो गए उनके। जहीर खान को ओवरटेक कर लिया। या और 200 विकेट्स के लिए ओडीआई हिस्ट्री के सेकंड फास्टेस्ट बॉलर हैं वो। 104 ओडीआई में उन्होंने 200 विकेट लिए हैं। टॉप पे 102 ओडीआईज में, आई डोंट रिमेंबर नाम क्या था उनका, बट लाइक बता देना आप लोग देखकर, 102 से 2 मैचेस से रह गए वो, वरना ओडीआई की हिस्ट्री में फास्टेस्ट 200 विकेट्स होते हैं। डैम। बट इज इट सेफ टू से, क्योंकि अभी तक हमने ओडीआई जब कवर करे थे इंग्लैंड वाले, हमने लगातार कहा कि चलो ठीक है विकेट आ रहा है नहीं आ रहा, दैट इज नॉट द मेन कंसर्न राइट नाउ, वो रिदम में नहीं लग रहे। क्या 5 विकेट लेने के बाद ये कह सकते कि मोहम्मद शमी रिदम में वापस आ गए हैं? डेफिनेटली लग तो रहा है, क्योंकि वन सेकेंड आई वुड से कि आई थिंक ये इस मैच के अंदर भी ग्रो करें काफी ज्यादा। ओके मुझे नहीं लगता कि जो हमने 5 विकेट उनके देखे हैं उसमें से जो पहले 1-2 विकेट आए थे तब वो सिरदम में थे, जैसे कि उन्होंने इवेंचुअली पकड़ा। आई थिंक शमी के साथ वो मोमेंटम वाला सीन भी काफी रहता है। शमी के साथ भी मोमेंटम अगर एक बार बन गया ना, शमी क्या किसी भी बॉलर के साथ होता है, बट शमी क्योंकि जब बड़े इवेंट्स आते हैं वो स्नोबॉल इफेक्ट आपको दिखना शुरू होता है। हाँ, स्टार्ट हुआ फिर वो डोंट बी बढ़ता सरप्राइज अगर वो आने वाले मैचेस में भी निकाल रहे हाँ, हैं 3-4 विकेट्स गुच्छे में निकल रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है, मुझे पता है जब उनका तीसरा विकेट निकला था ना, मुझे लगा था 5 विकेट आ रहे हैं पूरे। वो था क्योंकि डेथ बॉलिंग में अभी हर्षित राणा आपके साथ इतनी बॉलिंग कर नहीं रहे, हार्दिक पांड्या कर नहीं रहे, तो स्पिनर्स ही कर रहे हैं आपके साथ। दूसरे एंड से आप फिर किसके ऊपर रिलीज करना चाहोगे प्रेशर ज्यादा? मोहम्मद शमी नोज द एबिलिटी टू गेट द टेल एंडर्स। तो आई थिंक मोहम्मद शमी ने जो बॉलिंग करके दिखाई है भाई, मोर देन एनीथिंग स्किल को भूल जाओ आप, जस्ट द मेंटल एटीट्यूड कि जब बड़ा गेम आ रहा है, जब बड़ा इवेंट आ रहा है, यू आर टर्निंग अप। आई थिंक आईसीसी, मिस्टर आईसीसी उनको इसलिए भी नहीं कहा जाता अभी क्योंकि एक तो बॉलर तो है ही, बट एक इवेंट नहीं जीते अभी। लाइक इंडिया से उन्होंने 2015 से 25 तक सिर्फ एक ही इवेंट मिस करा है, और वो है 2024 का T20 वर्ल्ड कप, और वो इंडिया जीती है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो इस बार जीत जाएंगे, आई थिंक मिस्टर आईसीसी इंडिया के टर्म्स में भाई शाउट बनता है। मतलब लॉन्गजेविटी भी है उनकी, और लिटरली हर सिंगल टूर्नामेंट में उन्होंने ऑलमोस्ट परफॉर्म करके दिया है, स्पेशली इन दी ओडीआईज। T20s का आप चलो फिर भी डिबेट कर सकते हो, ओडीआईज में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। 15 वाले वर्ल्ड कप में भी मतलब ही वाज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करके दिया था। 19 और 23 में तो आप भूल ही जाओ, जानते ही हो। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, जो स्टार्ट करा है, टॉप विकेट टेकर ऑलरेडी बन चुके हैं। आई थिंक काफी अच्छी बॉलिंग थी, द यूज ऑफ द सीम, स्लो डिलीवरीज को कब आपको रोल अप करनी है फिंगर्स ताकि बंदा टेम्प्ट हो वंस अगेन टू टारगेट द बिग बाउंड्री, वो यूज ना टैक्टिकली वो एक्सपीरियंस से ही आता है, वो हर बॉलर के पास नहीं होगा अभी। हर्षित राणा से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो चीज। सो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था। मेन टॉकिंग पॉइंट मुझे लगता है इस पूरी इनिंग का था कि हमने फास्ट बॉलर्स की बात तो कर ली दोनों को, जो मिडिल ओवर्स थे 35 पे 5 हो गए थे, 35 पे 5 से फिर आपके 228 बने। 8वें ओवर में 5 विकेट गिर गए थे, फिर वो हैट्रिक का कैच ड्रॉप होता है रोहित शर्मा से। इन अ क्विक सक्सेशन आप बेसिकली 3 चांसेस ड्रॉप कर रहे हो। एक तो रोहित शर्मा का वो कैच था, हार्दिक पांड्या का वो कैच था। ऑनेस्टली दोनों कैच होने चाहिए। हाँ, बहुत इजी कैच थे यार, बहुत इजी। मतलब स्लिप पे कोई का चीज ही नहीं होता भाई, वो मतलब स्लिप्स के स्टैंडर्ड से वो क्या चीज था। आई थिंक वो लेजिट हाथों में आ रहा था। कुछ ज्यादा ही लड्डू कैच था वो एकदम। और हार्दिक पांड्या वाला तो लग रहा था कि भाई
इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे कि वो बॉल डिफ्लेक्ट होकर वो उनके तो आगे चली गई ये हार्दिक पांड्या आपसे आप पहली बार नहीं देख रहे हो। फील्डिंग में। जब भी वो मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहे होते हैं उन्होंने सेम तरीके से 2-3 कैच पहले भी छोड़े हुए हैं, अगर आप देखोगे तो। ओके। वेयर ही इज स्ट्रोलिंग, बहुत नॉट एट अ वेरी हाई पेस, बॉडी से दूर वो अपने आर्म्स लेके जाते हैं आई लेवल के आसपास, बॉल छिटक जाती है। ये 2-3 बार मैंने रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में देखा हुआ है, आईपीएल में भी हो रखा है ये चीज। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हार्दिक पांड्या अपना जानबूझ के 100% एफर्ट फील्ड में नहीं दे रहे हैं, मतलब बिकॉज वो इश्यूज ना हो जाए बॉडी वाले। अच्छा, राइट। मतलब ही इज ट्राइंग टू सेव फॉर द बॉलिंग एंड द बैटिंग पार्ट। वो सब तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा। 2023 वर्ल्ड कप में भी ये था कि यार वो Dive डाइव नहीं मारना रहे, चाह रहे थे, वो सबका तो पता है है। थोड़ा बहुत तो सीन है हार्दिक पांड्या के साथ। रोहित शर्मा का तो वो क्लियरली वो है यार, क्या कुछ ज्यादा ही वो हो गया। मतलब यार, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज हिम अ लॉट फॉर दिस। आई गेट द क्रिटिसिज्म, बट मुझे लगता है लोग इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज पे। ये ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा रेगुलरली कैचेस छोड़ता है तो इससे लोग गाली देंगे बहुत ज्यादा। छोड़ने को दिखे हमें रोहित शर्मा से पिछले 1-1.5 साल में छूटते दिखे हम लोगों को। टेस्ट मैचेस की बात कर लो, ओडीआईज की बातें कर लो, इन लोग मिला दें दोनों को, क्योंकि ओडीआईज इतने हुए नहीं है। टेस्ट में भी हमने रिसेंटली देखा उनको कैसे छोड़ते हुए। नहीं तो इज दिस बिकॉज ऑफ स्लो रिफ्लेक्सेस और लैक ऑफ फोकस? व्हाट? आई डोंट थिंक लैक ऑफ फोकस होगा। इफ यू नोटिस, ये जो छोड़ रहे हैं कैचेस, इट इज ओवरलैपिंग विद हिज लैक ऑफ बैटिंग फॉर्म। तो जब आदमी डेस्परेशन में होता है ना टू मेक थिंग्स हैपन, तो ये चीजें थोड़ी बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो आप थोड़ा। नीड नॉट नेसेसरली भी कि रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, हाँ, क्योंकि आज से 7-8 महीने पहले तो पकड़ रहे थे, बट जैसे जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी। बट रिसेंटली अगर आप टेस्ट मैचेस में भी देखोगे, बीजेटी, न्यूजीलैंड, अभी ये वाला कैच, तो इट इज ओवरलैपिंग विद द डेस्परेशन टू स्कोर मोर रन्स आल्सो। तो मुझे लगता है पर्सनली कि वो माइंड पे ज्यादा प्ले करता है। इसमें मतलब होता है ना, झपट्टा मारते हुए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने ही वाली है ball। तो रादर देन लेटिंग द बॉल कम टू यू, आप ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हो, जो कि विराट कोहली के साथ बहुत होता है स्लिप्स पे। तो आई थिंक एग्जैक्टली वही केस इशू था इनके पास। मतलब गिवन हिज रिएक्शन, इट वाज genuinely seemed like he was a lot of frustration was there. तो होना ही चाहिए एज ए कैप्टन, अगर आप नहीं होना चाहिए मतलब, बट भाई वो आदमी वो पीट रहा है जमीन को ऐसे करके। नहीं, वो क्योंकि हैट्रिक बॉल भी थी ना, हाँ, उससे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। एंड अक्षर पटेल तो भाई साहब अपने चुपचाप चल गए यहाँ पे पलट के, क्या तो होता रहता है, होता तो नहीं रहता भाई। क्योंकि अगर आपने वो हैट्रिक ले ली होती तो आप आई थिंक पहले इंडियन प्लेयर होते जिसने अपने आईसीसी इवेंट के किसी डेब्यू पे। अरे वो 7-8 रिकॉर्ड टूटे थे उसके, सारे ही 7-8 रिकॉर्ड टूटे, तो काफी इंपॉर्टेंट विकेट था वो। एंड उसी के चलते जो पार्टनरशिप बनी आगे, उसका हार्दिक पांड्या कैच छूटे जो हमने डिस्कस करा, केएल राहुल की स्टंपिंग यार, एक वो भी मिस हुआ था। मतलब 1 सेकंड गोज ऑन टू शो कि एक मेकशिफ्ट कीपर और एक प्रॉपर कीपर में फर्क है। एंड क्रंच सिचुएशंस में वो कीपिंग थोड़ी फॉल्टर करते दिखती है। हाँ, होता है। वर्ल्ड कप फाइनल क्या ये उतना क्रंच था वैसे? मतलब यहाँ पे तो होना भी नहीं चाहिए था यार। ऑनेस्टली अगर हम लोग देखें ना, लेट्स टॉक अबाउट इट। जो ये पूरा हम लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने थोड़ा सा स्केयर कर दिया, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर गए, ये कन्विंसिंग विन होनी चाहिए थी, मैच आइडियली 6-7 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए था। ये एक्चुअली में बढ़ा क्यों है? एक तो इनिशियली यू वुड से जब 35 पे 5 विकेट थे, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद विकेट्स के चांसेस नहीं है। 3 चांसेस आपने बना के दिए इन क्विक सक्सेशन। तो बॉलर्स अपना जॉब कर रहे थे, फील्डर्स लेट देम डाउन। सेकेंडली आई ऑल्सो बिलीव कप्तानी में दिस होल टैक्टिक कि मैं आई विल लेट द गेम हैपन और मैं तब तक चोक करने का ट्राई करूंगा, वो काफी अच्छा काम करता है। पहली बार तो T20s में जब आपको गेम डीप लेके जाना होता है, एंड सेकेंडली इन ओडीआईज जब टीम आपके लेवल की हो और आपको पता है विकेट्स लेना भी मुश्किल है, अब एक कमांडिंग सिचुएशन में नहीं हो, विकेट्स ना निकल पा रहे हो, यहाँ पे आप 35 पे 5 थे। इट वॉज अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी कि फिर आपने सारे ओवर्स अक्षर पटेल और जडेजा से बीच में इतने कराए, एज अपोज टू आप एक ज्यादा अटैकिंग ऑप्शन में रिस्ट स्पिनर लेके आते कुलदीप यादव, या फिर शमी और हर्षद राणा को वापस जल्दी ले आते। आप कैलकुलेट अगर करोगे तो हर्षद राणा ने अल्टीमेटली जो है 7 पॉइंट समथिंग ओवर्स ही डाले हैं, उनके ओवर्स कंप्लीट भी नहीं हुए। हार्दिक पांड्या ने कुल मिला के 4 ओवर डाले, 39th ओवर तक उनके से 2 ओवर डाले थे पूरे मैच में। तो यू हैड सो मेनी ऑप्शंस टू अटैक द बैटर्स, बट यू चोज द इजीएस्ट वन, 2 फिंगर स्पिनर से बॉलिंग कराते रहो। अब क्या ये इसलिए है क्योंकि 2 राइट हैंडर्स थे और आपको 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर से बॉलिंग करानी थी? सीम्स अ बिट वियर्ड टू मी। ऑन द अदर हैंड, अगर वो 2 राइट हैंडेड बैटर्स हैं, आप कुलदीप यादव से बॉलिंग कराते हो, विद द टर्न वंस अगेन एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं लंबी बाउंड्री को।
होते हैं ना आउट फिर। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या से वो जान के इस टाइम पे ज़्यादा ओवर्स नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि नहीं तो मत कराओ। हार्दिक पांड्या तो वैसे भी, अगर आपके टीम में हर्षित राणा, शमी, कुलदीप हैं, तो हार्दिक पांड्या विकेटिंग एबिलिटी में तो इनके बाद ही आएंगे, तो अब उनसे बॉलिंग कराते ना। नहीं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा बाकी जो थे नहीं, तो इसका भी है ना कि अब जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं जो स्पिनर्स का काम था मिडिल ओवर्स में करने का कि आप विकेट निकाल लो, वो उन लोगों ने नहीं करा इस बार। और नहीं तो वो इसीलिए नहीं करा ना, एक तो रोटेशन ऑफ द बॉलर, सही टाइम पे सही बॉलर को लेके आना, प्लस आई थिंक फील्डर्स भी ज्यादा अग्रेसिव होने चाहिए थे। हाँ, जो फील्ड सेटअप करी थी अगर आप नोटिस करोगे, देखो पता है क्रिकेट में बच्चों ने क्या सिखाया जाता है, नेट्स में जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो कई बार कोच ऐसे बोलते हैं कि शॉट सीधे खेलो। अगर बॉल नेट का जो छेद है सामने जहां से बॉल आ रही है उस छेद को एस्केप कर रही है और बॉलर अपने फॉलो थ्रू में बॉल नहीं पकड़ पाया, तो ये दुनिया का सबसे आसान सिंगल होता है। ये बचपन से आपको सिखाया जाता है। स्ट्राइक रोटेट करना सीखना है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे टैप करके बॉल सिंगल लेते रहो, वो नेट्स का जो छेद है उसमें बॉल पास थ्रू कराते रहो। उसको स्टॉप करने के लिए हम टेस्ट मैचेस में क्या देखते हैं कि स्पिनर्स जो है वो यूजुअली मिड ऑन और मिड ऑफ जो है ऊपर रखते हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ नहीं रखते, बिकॉज यू बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप फ्लाइट कर रहे हो बॉल को। अब आप बैटर से कह रहे हो कि इस पे मैं आप स्टेप आउट करके सिंगल तो नहीं लेने दूंगा, आपको छक्का मारना तो मारेगा, और कब तक मारोगे मैं देखता हूँ। आई थिंक सेम टैक्टिक बांग्लादेश ने यूज करा जब वो बॉलिंग कर रहे थे, वेयर दे हैड फील्डर्स जो इजी सिंगल पोजीशंस होती है ना उस पे फील्डर ऊपर रखना सर्कल के, और फिर बैटर से कहना कि अब आप टर्न के साथ चाहे तो मार के छक्का दिखा दो मुझे, लेकिन मैं आपको सिंगल ही ले दूंगा। स्ट्राइक रोटेशन जहां पे होने लग गई गेम खत्म है। आई थिंक इंडिया ने वो चीज बहुत पॉसिबल कर दी बांग्लादेश के लिए। काफी लोग ऐसा कह रहे हैं ना, आई थिंक मतलब ये राइटफुली शायद आर्ग्यू करेंगे लोग इस चीज के बारे में कि एज फार एज द फील्डिंग पोजीशंस आर कंसर्न, शायद जो बांग्लादेश जो शांतो थे कप्तान, उन्होंने ज्यादा अच्छी फील्ड सेटअप्स करी थी, अग्रेसिव ज्यादा। हाँ, अब देखो कॉन्टेक्स्ट भी होता है कि दे हैड नथिंग टू लूज, सेकंड इनिंग्स में वो कर रहे थे तो दे डिड नॉट हैव एनी चॉइस, जैसे ओपनिंग स्टैंड था हमारा। बट सेम थिंग कैन बी सेड फॉर रोहित शर्मा आल्सो। आप 35 पे 5 हो यार, अगर एक विकेट चाहिए था, बैटिंग बची नहीं थी ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली। मतलब द सरप्राइजिंग पार्ट इज, अगर मैं इसका स्टैट भी थोड़ा निकालने का ट्राई करूं, बांग्लादेश 35 पे 5 थी, अगला विकेट गिरा कब था उसके बाद? थिंक काफी ज्यादा लेट गिरा। कुछ 100 रन की तो पार्टनरशिप थी हृदय और उसकी। मैं चेक कर लेता हूँ, 189 फॉर 6 हुए हैं फिर 35 में से, तो मतलब 154 रन्स आपके बने हैं वो 5 विकेट के लिए, और 35 पे 5 के बाद आपने 228 बनाए हैं। तो आपने 193 रन्स आखिरी के 5 बैटर से खाए, पहले के 5 बैटर से नहीं। अगर लास्ट के 5 बैटर्स मिलाकर 193 रन्स मार रहे हैं तो क्लियरली सिर्फ बॉलिंग को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, फिर कैप्टनसी में भी ब्लेम आएगा। मैं यूजुअली कितनी बार ही कहता हूँ पॉडकास्ट पे कि यार रोहित शर्मा की कप्तानी को लोग थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं वाइट बॉल में, इतना जरूरत नहीं होती, बट आई थिंक ये एक फेयर पॉइंट था इस बार। आई थिंक थोड़ा इट वाज समथिंग अननेचुरल। आई डोंट थिंक रोहित शर्मा यूजुअली ऐसा ऑपरेट करते हैं। मतलब यस उन पे वो डिफेंसिव कैप्टनसी वाले जो भी एलिगेशंस लगते हैं, बट आई थिंक 35 और 5 पे अगर आप डिफेंसिव हो जाओगे तो दूसरी टीम का क्या काम है फिर वहाँ पे? उनको डिफेंसिव होना चाहिए उस टाइम पे कि भाई हमारे तो 5 विकेट गिरे, 35 रन पे एटलीस्ट 100 रन तो बनाए हम लोग यहाँ से, तो वो डिफेंसिव हुई तो समझ में आता है। आप क्यों डिफेंसिव हो गए उसके चक्कर में? इन सेइंग दैट, नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम जडेजा एंड अक्षर पटेल। आई थिंक जो बॉलिंग इन लोगों ने करी है वो काफी इंप्रेसिव थी। अक्षर पटेल को अगर आप देखोगे तो 9 ओवर में से 43 रन दिए, 2 विकेट भी लिए, वो भी आखिरी में पिटाई हुई है थोड़ी सी, जब रिशाद ने मारे थे मेरे ख्याल से उनको। जडेजा ने विकेट नहीं लिए बट सिर्फ 37 रन 9 ओवर में। मतलब एक एंड से जो होल्ड अप करने का रोल था, पता है ये जो विकेट निकल के आ रहा है ना, डोंट बी सरप्राइज अगर अक्षर पटेल ज्यादा विकेट लेते हैं जडेजा से तो इस टूर्नामेंट में। रोल अलग है इसलिए नहीं, जब एक ऐसा विकेट है जो कि स्लो इन नेचर है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि बॉल टर्न होगी ही होगी, एक बंदा जो कि ज्यादा लंबा है, स्लिंगी एक्शन से आ रहा है टू द पॉइंट कि आप अंडर कटर्स बड़ी इफेक्टिवली डाल सकते हो, वहां पे नेचुरल वेरिएशन जितने बनते हैं ना तेज स्पीड पे। जैसे एक स्टैट निकला है कि रिशाद हुसैन और कुलदीप यादव, इन दोनों में रिशाद ज्यादा सक्सेसफुल क्यों रहे इस मैच में? तो रिशाद का कुछ 90% ऑफ द बॉल्स जो थी वो 85 टू 90 किलोमीटर पर आवर के बीच की थी। कुलदीप यादव का उल्टा था, लाइक ही बोल्ड मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज, 80% ऑफ डिलीवरीज इन लेस देन 85 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्वेश्चनेबल ये भी है कि उसमें वो क्या करना चाहते थे, बिकॉज कुलदीप यादव के पास ज़्यादा वेरिएशंस भी हैं, लेग स्पिन डालना चाहते हैं, गुगली डालना चाहते हैं, फ्लिपर डालना चाहते हैं, टॉप स्पिन डालना चाहते हैं।
बट ये स्टैट इट शोज समथिंग कि जब पिचेस ऑलरेडी स्लो हैं वहां पे अगर आप ज्यादा रेवोल्यूशंस देके बॉल को तेज डालोगे तो नेचुरल वेरिएशन ज्यादा होंगे। कौन सी बॉल पड़ के सीधा अंदर निकल रही है, कौन सी बाहर निकलने वाली है, जो कि हम टिपिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए कहते हैं। ये डोंट बी सरप्राइज अगर अक्षर पटेल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कुलदीप यादव? क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे, बीच में उनके वो एंकल भी ट्विस्ट हो गया था, उसके चक्कर में काफी लंगड़ाने लग गए थे। इन जनरल भी मतलब क्या उनने अपना रोल सही से निभाया? विकेट नहीं लिया, विकेटलेस गए हैं, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम आती है। आपका एक फ्रंट लाइन स्पिनर जो था वो विकेटलेस गया है, The only frontline spinner in the squad. हाँ, तो मतलब क्या फिटनेस रीजंस है या फिर ही स्टिल नॉट लुकिंग इन द रिदम? क्या वरुण चक्रवर्ती आगे देख सकते हैं? He is not in the best of his rhythm clearly, क्योंकि इंजरी से आए हैं और टाइम लगता है, ये बहुत ही नेचुरल है। मतलब जो लास्ट ओडीआई था उसमें देख के ऐसा लगा था कि भाई अब ये ऑलमोस्ट पहुंच गए अपने एकदम फुल में। ऑलमोस्ट, पर ये मतलब इतना आसान नहीं होता ना एकदम से। अभी आप ट्रैवल भी कर रहे हो इतना ज्यादा, फिर आप एकदम से जा रहे हो वहां पे, आपको टाइम भी नहीं मिला प्रैक्टिस का ज्यादा, वहां पे फिर आपको पहला मैच खेलना पड़ रहा है। हर बंदा अपने ए गेम पे नहीं होता। आप पता आर्ग्यू कर सकते हो कि फील्डिंग भी थोड़ी बहुत शायद स्लगिश इसलिए थी, हाँ हो सकता है, नॉट फुल्ली इन गेम मोड। इंडियन टीम में भी लग रही थी हमको। प्लस ये तो हमेशा हम कहते हैं, धोनी भी कहते थे कि इट इज ऑलवेज गुड टू हैव वन बैड गेम अर्ली ऑन। एक लॉस ही हो जाए भले ही स्टार्टिंग में, ताकि वो बुरा दिन फिर नॉकआउट्स में ना आए। तो आई थिंक यहाँ पे काफी ऐसे जो वेकअप कॉल से अच्छा हुआ आ गया। आई डोंट थिंक कि इतना कुछ हुआ है कि वरुण चक्रवर्ती स्टार्ट करेंगे। आई डोंट अग्री विद दैट। मुझे नहीं लगता कि आप 3 फिंगर स्पिनर्स के साथ एक टीम में खेलना चाहोगे। तो आई थिंक न्यूजीलैंड का एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है, दे हैव अ लॉट ऑफ फिंगर स्पिनर्स बट कोई लेग स्पिनर नहीं है। तो यू वुड ऑलवेज वांट टू हैव एटलीस्ट 1 लेग स्पिनर when you're having 3 spinners in a team. Does not make sense to me कि आप 3 फिंगर स्पिनर्स को क्यों लेके जाओगे। आर्ग्यूएबल ये भी चीज़ है कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो गूगलीज भी डालते हैं, रिस्क को यूज करते हैं, तो काइंड ऑफ एक मिस्ट्री स्पिनर ही है। उनका भी तुमने वो देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। रोहित शर्मा ने क्या बोला है? नहीं, कहते हैं कि वो नेट्स पे सिर्फ एक ही बॉल डालता है। हाँ, वो यूज नहीं कर रहे ना अपने सारे वेरिएशंस वगैरह। बट बहुत वियर्ड लगा मुझे। हाँ, मुझे लगा इतना क्या एक्स फैक्टर है भाई कि अपनी टीम से छुपा के रखा हुआ है। नहीं तो वो आईपीएल के लिए है ना, है और क्या रीजन हो सकता है भाई? दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। और मतलब क्या, क्योंकि आईपीएल में ना एक्सपोज हुए हैं इसलिए उन लोगों ने छुपा के रखा। अपनी भाई इंडियन टीम में आप आ रखे हो, आप अपना टेस्ट नहीं कर रहे, अपना पूरा मेंटली नहीं दिखा रहे। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ कि और क्या रीजन हो सकता है भाई? मुझे नहीं पता। मतलब दिस आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आईपीएल की रीजन से ये लोग इंडियन टीम में वो करने लग जाएंगे ऐसी चीजें। ये पहला केस मैंने सुना है, ऐसा और कोई नहीं है। हाँ, मतलब भाई बहुत वियर्ड है। अगर है भी तो मतलब आई थिंक वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं इस चक्कर में। जो भी एबिलिटी है इतनी सारी वो दिखानी चाहिए उनको। यस, गौतम गंभीर है, उनके अंडर वो खेले हुए हैं, एज अ मेंटोर भी उनके अंदर खेले हुए हैं, तो गौतम गंभीर नोज एवरीथिंग, जितने भी आर्सेनल में है उनकी चीज़ें। बट भाई आप इंडियन कप्तान को तो इम्प्रेस करो, अपनी तरफ से पूरी चीज़ें तो करो। मतलब इम्प्रेस से भी ज़्यादा बात ये कि आईपीएल क्या इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्या? अनदर सैड रियलिटी ऑफ क्रिकेट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। रोहित शर्मा ने ये नहीं बोला कि आईपीएल के नहीं, बट इफ यू जेन्युइनली लुक एट इट तो और क्या ही रीजन हो सकता है? यही तो हो सकता है, और कोई रीजन भी नहीं हो सकता। हाँ, राइट। मेरे को नहीं लग रहा और कोई रीजन है तो, बट बहुत ही वियर्ड था ये देखने में। बट ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग की अगर बात करें, स्पिनर्स यस दे कुड हैव डन बेटर गिवन की पिच और कंडीशंस कैसे थे, बट वी आई थिंक वी आर स्टिल ऑन द राइट ट्रैक। अभी कुलदीप यादव वन सेकंड की इंजरी से आए, थोड़ा टाइम हमें उनको देना पड़ेगा। एक रिस्ट स्पिनर आपके पास टीम में होना ही चाहिए आई बिलीव। जब 3 स्पिनर्स की लग्जरी हो तो, या तो कहोगे से 2 ही स्पिनर्स थे, वो अलग बात है। एक और चीज मैं पूछूंगा वो ये है कि 228 का चलो मान लिया हमने बांग्लादेश है ये, मतलब इज इट अ गुड टोटल ऑन दिस पिच या फिर और बनने चाहिए? ये भी मिसकंसेप्शन है। मुझे नहीं लगता कि 228 एक अच्छा टोटल है। आई थिंक एनीथिंग क्लोजर टू 270 कुड बी अ विनेबल टोटल। बट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के दिन पे 350 भी बनते हैं। हाँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप 80 रन भी कम मार रहे हो तो इट इज गुड इनफ ऑन दिस पिच। अगर आपको ये लग रहा है कि 230 240 काफी होने वाले हैं, या तो आपकी बॉलिंग इट्स अ नॉच अबव द अदर टीम्स बैटिंग, वो इंडिया तो फेस नहीं करेगी। इंडिया की बैटिंग बेस्ट है अभी तो। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी टारगेट ऐसा अंडर 250 इज नॉट सेफ भाई। मतलब अभी भी तुम देखो एट द एंड ऑफ द डे 4 विकेट तो गिने, 6 विकेट जीते हैं। तो इतना ज्यादा कोई इशू था नहीं, 3 और बचे भी हुए थे। आखिरी के 3 में तो आप 10 रन पर और भी मार सकते हो, तो हो जाते 250 270 हो जाते हैं आराम से। ये सब मिसकंसेप्शन है कि आपने 228 में भी ये कर दिया वो कर दिया। 1-2 बैटर हमारे नहीं चले तो थिंग्स सीम टू बी वर्स देन व्हाट दे आर। उसमें क्रेडिट जाता है बांग्लादेश को, बट आई डोंट थिंक इसमें इतनी कोई इशू होने वाली है। एक और कोई पॉइंट है यहाँ पे बॉलिंग के लिए हमें कवर करने के लिए? आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट
जो इन लोगों ने पार्टनरशिप बनाई है वो भी प्रेज वर्दी था। थी मतलब, बट आई स्टिल थिंक मतलब एक तारीफ तो आप करोगे ही करोगे उसकी, अपना हृदय, और दूसरा कौन था? जाकिर अली। जाकिर अली, या जाकिर का मतलब रोहित शर्मा कमेंटेटर सब जेकर जेकर कह रहे हैं उसे, मुझे समझ मैं नहीं आ भी रहा भाई चेक किया एक्चुअल था, में। मुझे वो कल पता चला कमेंट्री में कि वो नीचे लिखा हुआ था वो हिंदी में जाकिर अच्छा, लिखा हुआ था, तब मुझे जाके समझ में नहीं आ पता रहा था भाई लोग क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं इस चीज़ को। आई थिंक सभी को तब पता चला होगा मोस्टली, हाँ। जो बांग्लादेश के नहीं है। मतलब अच्छी पार्टनरशिप बनाई इन लोगों ने, बीच में तो बहुत स्लो गए थे ये लोग, प्रॉपर वो जिम्बाब्वे वाली इनिंग्स आ रही थी, बट उसके बाद जैसे हृदय ने थोड़ा कैचअप करा, फिनिश्ड ऑफ विद ऑलमोस्ट 100 स्ट्राइक रेट, आई थिंक 90 समथिंग पे करा था उसने फिनिश, 84 के स्ट्राइक रेट पे। 84 की स्ट्राइक रेट पे। काफ़ी मतलब आई वुड से एक डिपेंडेबल पार्टनरशिप थी, शायद चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में बेस्ट, ये 6 विकेट पार्टनरशिप बेस्ट है ना शायद अभी तक की है। नॉट श्योर, I think ये ऐसा तो है कि commentator इंडिया को के मैंने अगेंस्ट सुना था। बिगेस्ट लार्जेस्ट पार्टनरशिप है ये। हाँ मतलब वैसे भी अगर आप 35 पे 5 विकेट हो, वहां से आप 228 तक ले जा रहे हो, तो आपको तो मतलब हाथ जोड़ के पूजा करनी चाहिए इन लोगों की कि भाई आपने बचा लिया आज हम Insane लोगों को। recovery है। बहुत ही अच्छा करा ऑल्दो वही है कि चांसेस दिए इन लोगों ने, हमने कैपिटलाइज नहीं करा। प्लस मतलब वही है कि ये जैसे दिन जो है वो 100 में एक बार आते हैं, जब आपके लास्ट के मतलब 5वें और 6ठे विकेट की पार्टनरशिप इतनी अच्छी चल जाए। ये हर बार आने नहीं वाला, और ये हर बार बांग्लादेश को बचाने नहीं वाला है। तो एक दिन चलो अच्छी बात है, बांग्लादेश ने एक थोड़ी एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेटिंग स्टार्टअप कह सकते हो कि चलो यार आपने फाइट करा इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा, मतलब बट आई स्टिल थिंक जो प्रिडिक्शन हम लोगों ने करी थी कि बांग्लादेश हमें लास्ट आती हुई दिख सकती है, हाँ पूरे कैंपेन में सबसे गंदी टीम होते हुए दिख सकती है, इट कुड वेरी वेल बी ट्रू। ठीक है, यहाँ से आई थिंक हम लोग बॉलिंग की तो बातें कर ली, बैटिंग की Batting में बातें कर चलते हैं, लेते हैं, yeah. क्योंकि वंस अगेन ये टारगेट जितना भी था इट वाज नॉट गोइंग टू ट्रबल अस। जो स्टार्ट हम लोगों ने करी हुई है, हाँ भाई रोहित शर्मा वंस अगेन बैक इन 2023 वर्ल्ड कप फॉर्म। आई थिंक नॉट बैक इन फॉर्म जैसा वहां पे था 2023 वर्ल्ड कप में, तो मतलब एफर्टलेस छक्के मार रहे थे, वो लग रहा था मतलब कुछ ज्यादा ही तगड़े फ्लो में, हर बॉल जो बैट के मिडल पे ही लग रही है। सी टेम्पलेट तो आई थिंक वही है, आई थिंक एवरीवन वुड एग्री कि वो टेम्पलेट उनका वही रहने वाला है। स्टार्टिंग से वो मारने का ट्राई भी कर रहे थे। अब मैंने ये भी नोटिस करा कि भाई बॉल काफी बार मोर ऑफन देन नॉट मिडिल नहीं हो रही थी तो स्टार्टिंग वो में। क्यों नहीं हो रही थी? मैं वही कह रहा हूँ कि इज इट बिकॉज ऑफ हिज टाइमिंग और इज इट बिकॉज ऑफ द पिच? भाई इंडिया में जब वो वर्ल्ड कप हुआ था, वहां की पिचेस को इस पिच से कंपेयर करके देख लो, वो बहुत बेटर थी। बेटर थी। जो इंग्लैंड वाला मैच था एकाना में, वहां पे रोहित शर्मा ने अपनी इंस्टिट्यूट को कर्व करा था ना, जब नहीं कनेक्ट हो रही थी बॉल, तो उसको थ्रू आउट द टूर्नामेंट यहाँ पे ये करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि पिच वैसी नहीं होने वाली है। आई थिंक द गुड थिंग इज एंड यहीं पे रोहित शर्मा की एबिलिटी आती है, मतलब जब वो कनेक्ट नहीं भी कर पा रहे थे ना, तो भी हमेशा वो 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ही होते हैं भाई। हाँ। हमेशा ऐसा होता है कि वो ऊपर ही खेल रहे होते हैं। शायद इनिशियली ऐसा होता है कि 5-6 बॉल यहाँ पे भी उन्हें थोड़ा लगा था भाई समझने में कि क्या चल रहा है पिच में, एंड बाद में तो आके अक्षर पटेल ने बोला था ना बॉल थोड़ी फंस रही थी यहाँ पे, स्लो हो रही थी, विकेट थोड़ा स्लो है। तो वहां पे रोहित शर्मा ने अडेप्ट तो करा ही, बट जितनी जल्दी वो अडेप्ट करते हैं, और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे एंड में अगर वो 40 समथिंग रन मार रहे हैं ऑफ 30 समथिंग बॉल्स, तो इफेक्ट तो वही आया ना जो उन्होंने वर्ल्ड कप में दिया था। नहीं, मेन बात पता नहीं, ये तो वही इम्पैक्ट के मामले में मैं आई वंस अगेन से लोग डिबेट करते हैं कि यार वी आर टायर्ड ऑफ दीज सेल्फलेस 40s, पूरा खेलने दो, बट यू आर बेसिकली डिफीटिंग द होल पॉइंट ऑफ द लाइनअप। अगर आप एक्चुअली में देखोगे, इंडियन टीम 8 बैटर्स खिला क्यों रही है? फॉर द वेरी रीजन कि रोहित शर्मा ये खेले। अगर आप रोहित शर्मा से कह रहे हो कि नहीं आप लंबी इनिंग्स खेलो, आप इनिशियली इतना मार के ना खेलो, यू कैन नॉट हैव बोथ द थिंग्स कि आप इनिशियली मारो फिर सेटल भी हो जाओ, वो नहीं होगा। यू हैव टू चूज बिटवीन वन। और उसमें अगर आपको 8 बैटर्स की सिक्योरिटी चाहिए, तो द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इट इज बिकॉज रोहित शर्मा ताकि खुल के खेल सके ऊपर जाके। हाँ। तो वो ही इज इन सिंक विद द आइडेंटिटी ऑफ द टीम, एंड इफ इट इज वर्किंग फॉर अस देन वी शुड नॉट चेंज इट। जो हम एक मैच हारे भी हैं रिसेंटली नॉकआउट्स में, 23 का फाइनल, उसमें ये चीज नहीं थी। हाँ। 8 बैटर्स नहीं थे उसने, और वैसे भी उसमें रोहित शर्मा ने अपना काम तो करा ही था, जो करने आया था। तो जो उनका रोल है वो परफेक्टली निभा रहे हैं इस वक्त टीम में, जो भी उनको रोल दे रखा है। एंड मेन बात यही है कि मुझे लगता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रोहित शर्मा के इस मैच में था, न्यूट्रलाइजिंग और रादर कंप्लीटली किलिंग ऑफ ये जो मुस्तफिजुर रहमान का थ्रेट था जो, क्योंकि ऑन दैट स्लो पिच मुस्तफिजुर रहमान जैसा बॉलर जो है निखर के आता है। कटर्स जिस तरीके से वो यूज करते हैं, वो अब उनका करियर अगर आप फॉलो करोगे मिड 2010s में से, जब रोहित शर्मा को वो धक्का उक्का लगा था एक बार, फिर धोनी ने लगाया था, उस टाइम से उनका वो देखते हुए आ रहे हैं हम लोग। वो कटर्स को बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं।
तो उस बंदे को न्यूट्रलाइज करना आई थिंक वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था रोहित शर्मा का, टू द पॉइंट कि मुस्तफिजुर रहमान के अल्टीमेटली 9 ओवर में 62 रन गए 6.88 की इकोनॉमी से 9 ओवरों में ऑन इन द सेकंड इनिंग्स जहां पे पिच वाज सपोज टू गेट स्लोअर। इसमें सबसे बड़ा हाथ रोहित शर्मा का है भाई। प्लस मुझे वो भी लगता है ना 2000 कह रहा हूँ 228 अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो, यस ये एकदम विनेबल टारगेट नहीं है बांग्लादेश के लिए, बट ऑन अ पिच लाइक दिस किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। प्लस गिवन कैसे हमारे प्लेयर जो है स्पिन खेल रहे हैं ऑफ लेट, जिनकी हम बात करेंगे आगे जाके, मतलब भाई आई थिंक यहाँ पे थोड़ा संभल के खेलना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है वो जो अगर ऐसे क्विक फायर रन आते हैं ना 30 बॉल में आपने 40 मार दिए, 30 बॉल में 50 मार दिए, तो उनकी अहमियत अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द बैट्समैन है जैसे 23 वर्ल्ड कप में था, वो लोग प्रॉपर टाइम लेके खेल सकते हैं अपना आराम से। नहीं, एंड सेकंड बात ये भी कि ऐसी पिचेस पे एज द गेम प्रोग्रेसेस पिच तो स्लो होती जा रही है, स्लो हो गया, बॉल भी पुरानी हो रही है, तो इट विल गेट टफर टू बैट। तो यू हैव टू मैक्सिमाइज द न्यू बॉल। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि रोहित शर्मा तो टाइम लेकर खेल, तो ना स्टार्टिंग में रन बनेंगे ना बाद में रन बनेंगे, लाइवलीहुड उस चीज का भी बन जाता है। तो रोहित शर्मा इज एक्चुअली मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट ही हैज राइट नाउ। अगर वो चीज नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आप देखोगे 40-50 रन पावर प्ले में बन रहे और बाय चांस आउट हो गए, तो फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल उतना टाइम नहीं ले सकते कि हमने अगले 10 ओवर में सिर्फ 30 रन मारे, जो कि हुआ अल्टीमेटली। सिर्फ 32 रन आए 10 से 20 ओवर के बीच में। वो क्यों आप अफोर्ड कर सकते थे? क्योंकि आपकी रन रेट उससे पहले ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर की चल रही थी। तो ये चीजों का टैक्टिकल रीजन होता है, एंड जो इम्पैक्ट है रोहित शर्मा का, इसीलिए हम कहते इतना ज्यादा क्यों है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग गिल की बातें करें, और आधा गिल से पहले, क्योंकि वो तो ओपनिंग कर ही रहे थे, मैं भी कहता पहले विराट कोहली की बातें कर लेते हैं। क्या मतलब क्या कहना है? जो उनका स्ट्रगल है अगेंस्ट स्पिन, इसके पीछे मैंने एक स्टैट नोट करा है। 2023 के बाद से, 23 वाले वर्ल्ड कप के बाद से 24 पूरा, और अभी जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी प्लस ये एक मैच, यहाँ पर उन्होंने टोटल 6 मैचेस खेले, 3 अगेंस्ट श्रीलंका, 2 अगेंस्ट इंग्लैंड और 1 अभी चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसमें 5 बार वो लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं 6 मैच। अच्छा, मतलब 2023 वर्ल्ड कप के बाद से वो हर बार जब भी ओडीआई खेले तो लेग स्पिनर पे ही आउट हुए हैं। 5-6 मैचेस खेले, उसमें से 5 बार लेग स्पिनर्स पे हुए। 5 बार हुए। हाँ। एक बार किस पे आउट हुए फिर? आई थिंक वो पेसर पे हुआ था ना, जब वो इंग्लैंड वाली में ही तो हुए थे, जब वो एज लग के कैच आउट हो गए थे। पता है, मैं तो बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ। नहीं, वो पेसर पे था। बट रिगार्डलेस भाई, मतलब स्पिन के अगेंस्ट जो उनका गेम डिटोरिएट हुआ है ओवर टाइम में, तो दोनों बार आदिल रशीद से आउट नहीं हुए वो। नहीं, एक बार हुए, आई थिंक एक, मतलब जो भी है रिगार्डलेस किसी और मैच में हुए होंगे। श्रीलंका वाले मैच में हुए होंगे, श्रीलंका वाले मैच में ही हुए हैं, जब वो एक नया बॉलर था, मैं नाम भूलना, आंखें दिखा रहा था। अच्छा, मतलब रिगार्डलेस जो भी है, ये जो उनका डिटेरियोरेट हुआ है उनका गेम अगेंस्ट स्पिन, इट इज, मतलब यार बॉर्डर लाइन एक थोड़ा अनोइंग हो जाता है, थोड़ा शॉकिंग होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है टाइम्स की, भाई क्या हो रहा है यार ये। आई थिंक 2-3 बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल्स है जिससे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। एक तो अनिल कुंबले ने कहा अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन कह रहा हूँ, जो क्रिकेट इन्फो का जो होता शो, कि इट फील्स लाइक विराट कोहली इज ट्राइंग टू हार्ड, क्योंकि अभी रन नहीं आ रहे, तो नेचुरली हर बैटर के साथ होता है। ये एक बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है, दैट ट्राइंग मोर देन व्हाट यू कैन। आप एक वो फ्लो स्टेट में नहीं हो अभी, कि आप रिदम में हो कि रन अपने आप फ्लो कर रहे हैं। जैसे कि विराट कोहली ने खुद भी कहा है 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, कि वो आती 2-3 चौके लेकर, मैं रोहित शर्मा से कहा कि ऐसे दिन होता है जहाँ पे एक रन नहीं बन रहा होता, और ऐसे भी दिन आता है जहाँ पे 2 बॉल पे आपने 2 चौके मार दिए। तो वो फ्लो करना जरूरी है फॉर अ बैटर ऑफ अ स्टैचर। मेन इशू क्या है मुझे लगता है पर्सनली, स्पिनर्स के अगेंस्ट विराट, या मैं हमेशा वो इनिंग को रिकॉल करता हूँ जो मैं तुम्हें बताते रहता हूँ। मैं अब एट दिस पॉइंट भाई मुझे वो बता दो मैच कौन सा है, मैं तो मैच ही भूल चुका हूँ, वो कोई सर्च करके बता देना ये चीज़। कौन सा वो मैच था? 2015 की बात है मेरे ख्याल से, जब इंडिया की वो डार्क ब्लू जर्सी हुआ करती थी। इंडिया में एक ओडीआई था, विराट कोहली ने 40 कुछ बॉलें खेल के 41 रन बनाए थे, ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट थी, तब उन्होंने अपना पहला चौका मारा था। उसके बाद वो जल्दी आउट भी हो गए थे मेरे ख्याल से, 50 नहीं हुई थी शायद उनकी। बट ये जो एबिलिटी है ना विराट कोहली की, दिस इज व्हाट मेड विराट कोहली द मॉडर्न मास्टर दैट ही इज। आप उनकी ग्रेटेस्ट ऑफ द इनिंग्स को निकाल के देख लो लिमिटेड ओवर्स में, जब आई थिंक पहली बात तो 90% ऑफ देम विल बी इन चेजेस, और वो चेज सक्सेसफुल होंगी सारी। और वो क्यों होंगी? क्योंकि विराट कोहली विदाउट रिलाइंग ऑन बिग हिटिंग गैप्स को ऐसे निकालते थे, स्लाइस करके बॉल को, जो कि मुझे लगता है किसी के पास इस जनरेशन में एबिलिटी नहीं। मतलब कोई बॉलर सोच रहा होगा यार मैं चौके तो खाया नहीं हूँ, बट अल्टीमेटली आप 6 रन खा गए 1 ओवर में,
वो सिंगल लेते नहीं, और क्या? जो चौके आप मार रहे हो गैप इतना अच्छा निकाल रहे हो। हाँ। मेन बात तो है गैप फाइंडिंग एबिलिटी एंड स्ट्राइक रोटेशन, दो चीजें होती हैं। एट दिस पॉइंट विराट कोहली का स्ट्राइक रोटेशन इज वेरी कंसर्निंग। आप अगर इसी मैच को देख लो, 25 बॉल पे 11 रन थे एक टाइम पे। यस बॉल टर्न कर रही है, यस मुश्किल हो रहा है। इनफैक्ट शुभमन गिल भी 10 से 20 ओवर का जो पीरियड था उसमें उनकी स्ट्राइक रेट भी काफी गिर गई थी बिकॉज ही वाज बिल्डिंग अप। बट विराट कोहली यहाँ है, शुभमन गिल अभी यहाँ पर है। विराट कोहली वाज नॉट एबल टू रोटेट द स्ट्राइक, वो बहुत क्लियरली दिख रहा था। सेकेंडली उनका थर्डली जो उनका ऑफसेट का गेम है वो बहुत लिमिट हो चुका है भाई। मतलब ऐसा लगता है कि आप एक गड्ढे में फंसे हुए हो, उससे निकलने के लिए आपके पास कितने शॉट्स हैं, वो बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। मतलब दिस इज वेरी सरप्राइजिंग टू सी, क्योंकि एक प्लेयर जो कि अभी 2 साल पहले वो प्रॉपर फ्लो स्टेट में लग रहा था, एंड उसके 2 साल में ऐसा क्या होगा कि भाई ऑफ साइड में उनका गेम इतना ज्यादा डिटोरिएट हो गया। 2023 में तो ही लुक्ड फ्लॉलेस भाई। किसी भी प्लेयर को ले आओ, कोई भी कहीं की भी बॉल डाल दे, स्पिन हो, पेस हो, कुछ भी हो, हर जगह वो खेल आई थिंक इन द वर्ल्ड कप्स वंस अगेन पिचेस बहुत अच्छी थी यार। ये अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगर तुम नोटिस करोगे तो जो श्रीलंका वाला मैच था, श्रीलंका वाला मैच चलो वानखेड़े में हुआ था, वो तो अच्छी पिच थी। जो इंग्लैंड वाला मैच था वो एक पिच पर्टिकुलरली थी जो उसमें भी जल्दी आउट हो गए थे। अगर आप वैसे देखो तो रिसेंट ईयर्स में फिर श्रीलंका की सीरीज ही वो तो सारी मैच मुश्किल थी। अभी आप देख लो ना, आदिल रशीद में जो जिस पिच पे वो आउट हुए थे वो ऐसी पिच थोड़ी थी कि भाई यहाँ पे मतलब खत्म ही हो जाओगे। ऑल्दो इंडिया ने इंग्लैंड वाली सीरीज में पिचेस प्रिपेयर थोड़ी वैसी करी थी जो कि ड्राई और लो होंगी। ओके, आई थिंक दे न्यू कि यहाँ पे क्या होने वाला है, नई पिच आने वाली है। तो वंस अगेन यू सी कि विराट कोहली के 100 नहीं आई है अभी। मेन मेरा इशू यही लगता है कि ये जो 2-3 फैक्टर्स है, स्ट्राइक रोटेशन, गैप फाइंडिंग एबिलिटीज, ये दोनों को रिलेटेड है। क्योंकि अगर आपको गैप निकालना आता है तो स्ट्राइक रोटेट हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। एंड ऑस्टम का जो गेम है वो मतलब हो रहा है भाई, लिमिट काफी हो रहा है अभी भी। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो उनके जो डिसमिसल्स आए हैं सारे ऑस्टम पर ही आ रहे हैं। आज ही वो कट मार कर ही आउट हुए हैं। उससे पहले आदिल रशीद पे जब भी आउट होते हैं तो पीछे एज हो गया था, एज हुआ था, बट ऑस्टम पे ही हुआ था। तो इट्स नॉट एज इफ हिज गेम इज दैट लिमिटेड अक्रॉस द लेग साइड ऑफ द गेम। बट ऑस्टम पे आते आते ना, मतलब ये वाला डिसमिसल जो हुआ है वो तो प्योर फ्रस्ट्रेशन पे हुआ है। ओके, जब वो चल रहे थे इसलिए। हाँ, क्योंकि गेम फंस रहा है, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक रिलीज शॉट खेलना पड़ा है। विराट कोहली के आप 2016, 17, 18 के टाइम के इंटरव्यू सुनो एक बार। वो हमेशा कहते थे कि मैं अपनी फिटनेस इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि मुझे कभी भी एक बिग शॉट पे रिलाई ना करना पड़े। मैं एक क्लोज इन फील्डर के हाथों से 2 रन भाग सकूं। अल्टीमेटली यू आर फोकसिंग ऑन स्ट्राइक रोटेशन, कि मैं डबल्स ट्रिपल्स भाग के वो चौके की कमी दूर कर दूंगा, छक्के की कमी दूर कर दूंगा। अभी जब वो चीज़ नहीं हो रही तो अल्टीमेटली आपको एक रिलीज शॉट खेलना ही पड़ेगा। तब विराट कोहली क्या करते थे कि दिस अलाउज मी कि मैं एक रिलीज शॉट ना खेलूं। आई एम ऑलवेज इन माई सेंसेस। मेरे पास वो रिस्क, वो प्रेशर लेने का वो इशू है ही नहीं मेरे दिमाग में। अभी वो चीज़ हो रही है, इसीलिए आप उनका आउट होते देख रहे हो। अगर पिचेस ऐसी होने वाली है, क्योंकि इसी स्टेडियम पे वो लगातार 5 मैचेस खेलेंगे, 4 मैचेस और, डू यू सी हिम इम्प्रूविंग एज अ टूर्नामेंट गोज ऑन? क्योंकि मैंने इतने लोगों को ये बोलते सुना है कि अगर आपकी कोई एक प्रॉब्लम होती है तो इट इज़ वेरी रेयर कि यार वो टूर्नामेंट के थ्रू चलते चलते वो इवॉल्व हो जाए। हाँ, मतलब आपके थोड़े फिक्स्ड एक वो माइंडसेट होता है। बट इफ देयर इज वन गाय तो विराट कोहली है। मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर पाकिस्तान में 100 मार दी तो। इसी डिट्टो सेम चीज़ के लिए तो लोग कह रहे थे कि ये जो बीजीटी वाली प्रॉब्लम है कि आप लगातार उस पर 6 बार आउट हो गए यार, 7 बार आउट हो गए, 8 बार आउट हो गए, तो ये प्रॉब्लम जो है वो बीजीटी के दौरान सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होती है वो चीज़ उसी टाइम पे करते रहना। इसलिए उन्होंने लीव करना स्टार्ट करा था। तो उसके बाद उन्होंने काम करा अपने ऑफ साइड वाले गेम पे संजय बांगर के साथ। एंड ऐसा लगा भी बीच में यार ओडीआई सीरीज में भी कि अब उनका थोड़े शॉट्स निकल रहे हैं इस टाइम पे, उन्होंने थोड़ा खोल दिया गेम ऑफ साइड का। बैकफुट पंच आया देखा तुमने। बट मे बी वही है कि वो मास्टर करने में थोड़ा और टाइम लगेगा उस चीज़ को। नहीं, प्लस वंस अगेन ना, अब वो बैकफुट पंचेस वगैरह जो आप निकाल रहे हो पेसर से मारना ज्यादा आसान है। बिकॉज बॉल में पेस इतनी है कि जस्ट हैव टू फाइंड द गैप, बाउंड्री तक बॉल जाएगी। स्पिनर्स पे तो आपको खुद का भी एनर्जी, आपका खुद का मूवमेंट, आपको मोमेंटम गेन करने के लिए बॉल पे डालना पड़ता है। तो वहां पे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, अगर बॉल थोड़ा सा भी रुक के आया, अल्टीमेटली आप कट शॉट पे आउट क्यों हो? बिकॉज बॉल उतनी स्पीड से नहीं आया, तो आपका हवा में बॉल चली गई, बैट पहले निकल गया आपका। तो है मतलब ये टेक्निकली इसको आप बहुत एंगल से ब्रेक डाउन कर सकते हो। आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू 3 थिंग्स, वही स्ट्राइक रोटेशन, गैप फाइंडिंग एबिलिटीज एंड योर गेम ऑन दी ऑफ साइड। आपके नंबर ऑफ शॉट्स बहुत लिमिट हो गए। उसके चलते हुए ही आप अल्टीमेटली देख रहे हो कि विराट कोहली की स्ट्राइक रेट कम होती जा रही है। बिकॉज नाउ इन तीनों चीज़ों के चक्कर में हो क्या रहा है, आपके सिंगल्स रुक रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको इनएविटेबली एक बड़ा शॉट खेलना ही पड़ रहा है।
यार मुझे ऐसा लगता है अगले आने वाले जो 4 मैचेस हैं, होपफुली हम चारों खेले हैं, खेल रहे हैं, हो रहा है। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये फॉर हिज करियर। क्योंकि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में वो चीज़ नहीं होती ना, तो इसके बाद वो चीज़ डिफिकल्ट हो जाएगी फिर। दिस इज व्हाई, हाँ please। जो आपका फॉर्मेट जिसमें आप मास्टर हो, अगर वहां पे आप नहीं कर रहे ना वो चीज़, तो फिर बाकी फॉर्मेट तो नेचुरली T20 में रिटायर हो चुके हैं, टेस्ट में ऑलरेडी सवाल है। ODI इज सपोज्ड टू बी दैट फॉर्मेट जहां पे यू एक्सेल, यू आर एट द टॉप। अगर वहां पे रन नहीं आ रहे, फिर आई थिंक क्वेश्चन होगा प्रॉपर। नहीं, दिस इज व्हाई मैं ये कह रहा था, जब BGT की बातें हो रही थी तब कमेंट्स में भी काफी लोग बोल रहे थे कि रोहित को ये करो वो करो। तुम्हें याद होगा मैंने कितने पॉडकास्ट में कहा था कि अभी वाइड बॉल आ जाएगी, बॉल कम मूव करेगी, गेम का टेम्परेट बदल जाएगा, तो यही रोहित शर्मा विद द सेम रिफ्लेक्सेस रन मारते हुए दिखेंगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है। व्हाई आई हैव ऑलवेज बीन मोर कंसर्न्ड फॉर विराट कोहली अ बिट इज बिकॉज उनका कोई वो नहीं है इशू, रिफ्लेक्सेस या फिटनेस बेस्ड इशू नहीं है कोई। उनका एक वो बन गया, एक गड्ढा बन गया इस वक्त। मतलब लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट में जो उनका रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा कंसर्निंग है इस वक्त यार। लेग स्पिनर्स हमने IPL के टाइम पे देखा था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आ रहे थे, साई किशोर के ऊपर पार्क में बॉलिंग कराती थी। बेसिकली एनी बॉल दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज बॉडी। अब पेसर्स में जो आउट स्विंग हो रही है बॉल, वो स्लिप पे आउट हो रहे हैं, अल्टीमेटली बॉल ऑस्टम की तरफ जा रही है। वो टेक्निकल इशू अगर आप फिक्स नहीं करोगे ना, विच इज नॉट ईजी। अगर विराट कोहली को इशू हो रहा ना फिक्स करने में, तो वो शायद जेन्युइनली बहुत मुश्किल इशू है। क्योंकि विराट कोहली से बेटर मैंने शायद ही कोई देखा है इंसान पूरे अपने क्रिकेटिंग जितने मैंने साल देखे हैं, 15-20 साल, कि वन सेकंड भी मैं बहुत बार कहता हूँ, गलती को आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना और उसको एग्जीक्यूट करना असली मैच में, इन तीनों चीजों के बीच में जो टर्नओवर टाइम है सबसे कम शायद विराट कोहली का है। सचिन को मैंने उनके अर्ली डेज में नहीं देखा था लाइव, तो मैं नहीं कह सकता, बट विराट कोहली को तो मैंने इवॉल्व होते हुए देखा अपने सामने। कोई आस पास भी नहीं आता इस मामले में। तो विराट कोहली अगर 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, या तो जेन्युइनली बहुत ज्यादा है, या तो फिर वही है कि यू आर नॉट कमिटेड एनी मोर। फेयर, मतलब आई थिंक वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लगातार दिख भी रहा है कि वो काम कर रहे हैं। हाँ यार, बट ठीक है, मूविंग ऑन, श्रेयस अय्यर की बातें करते हैं। श्रेयस अय्यर वाज सपोज्ड टू बी दैट गाय। जब वो आए थे लगा था भाई अब गेम खुलेगा, ये स्पिन खूब डाल रहा है, विराट कोहली को आउट करने की कोशिश करो। श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट वो चीज नहीं कर सकते। बट आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट श्रेयस एंड अक्षर इन टैंडम, क्योंकि दोनों का जो रोल दे रखा है अभी, स्पिनर्स को डोमिनेट करने के लिए आ रखे हैं, एंड अल्टीमेटली अक्षर पटेल तो स्पिनर पर ही आउट होते हैं। आई थिंक रिशाद नहीं आउट करा उनको, मैं चेक कर लेता हूँ एक साथ साथ ही। हाँ, रिशाद नहीं आउट करा, बहुत अगली था भाई रिशाद नहीं, मतलब आई विल एक्सप्लेन व्हाई। एंड अगर आप श्रेयस अय्यर को भी देखोगे, अल्टीमेटली वो जिस बॉल पे आउट हुए हैं, मुस्तफिजुर ने अपने फिंगर्स रोल करी थी, कटर था ऑन अ स्लो विकेट, मुस्तफिजुर वही करते हैं, काइंड ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्पिनर आल्सो। उसी बॉल पे वो आउट हुए, दोनों स्लॉक करने के चक्कर पे आउट हुए, ऊपर मिस टाइम हुआ, ऊपर एजेस लगी हैं, सर्कल के अंदर ही अल्टीमेटली आउट हो गए। देखो, फर्स्टली जो वो गेम प्ले लेके आ रहे हैं दोनों, ये चीज होंगी। लेट्स नॉट ओवर रिएक्ट थिंकिंग कि हर मैच में इनको कोई ना कोई सेव करने वाला। उनका जो रोल दे रखा है, अगर आप देख रहे हो अक्षर पटेल को ऊपर क्यों भेजा गया, वंस अगेन इट इज वेरी क्लियर कि एक लेग स्पिनर था वहां पर, रिशाद जो उनका मेन स्पिनर है, उसको डोमिनेट करने के लिए एक लेफ्ट हैंडर के ऊपर भेजा गया, एंड ही इज देयर नाउ, नंबर 5 पे वही खेलेंगे। तो उनका रोल ही वही था कि आके जाके डिसमेंटल करो स्पिनर को। अब वो डिसमेंटल करने के लिए लंबे शॉट्स खेलेंगे, हर बार वो कनेक्ट नहीं होंगे, एक बार वो आउट हो गए, आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू विद दैट। इससे पहले 3 ODIs में करके दिखाया है ना, आदिल रशीद के अगेंस्ट आउट नहीं हुए ना, तो इतना कोई मुझे लगता है कंसर्निंग इशू नहीं है ये कि आप रिशाद हुसैन को नलिफाई करने के लिए ऊपर भेजा गया, उसमें आप आउट हो गए इन द प्रोसेस, तो अब आपको टैक्टिक ही पूरा चेंज कर देना चाहिए। वो टैक्टिक चेंज करना था तो पहले करते, अब नहीं कि अब राहुल को अब प्रमोट ऊपर कर दिया गया। श्रेयस अय्यर का भी आई जनरली थिंक 2 रिएक्शन, अगर आप एक इनिंग के ऊपर कह रहे हो कि खराब हो रहा है सीन, हाँ बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था, हाँ ही कुड हैव वेटेड इट आउट, शायद हाथ से रीड नहीं हुई बॉल, जो डुअल पेस्ड नेचर था पिच का उसके ऊपर आप अडेप्ट नहीं कर पाए, बट एक मैच है भाई, मतलब श्रेयस अय्यर आई एम लिटरली टेलिंग यू, अगर वो टिकते थोड़ा सा और तो गेम वही फिनिश करते। हाँ, मतलब इम्पैक्ट से वो खेलते हैं। बट पॉइंट वही आता है कि एक ही मैच के बेसिस पे अगर आपने इतना ज़्यादा रिएक्शनरी हो गए, तो फिर जो मैंने अपने पहली बारी में कहा था कि आई वांट टू सी कंसिस्टेंसी, गौतम भीर ने अगर कोई प्रोसेस सेट करा है, कोई आइडियोलॉजी सेट करी है, तो फिर आप उसी के साथ मूव ऑन करो। एंड श्रेयस अय्यर का वही यार, मतलब 2023 वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग में पहले मैच में आउट हो गए थे, सबने कहा बहुत रिस्पॉन्सिबली, वो तो जेन्युइनली बहुत रिस्पॉन्सिबल शॉट था उस टाइम पे। यहाँ पे वैसी प्रॉब्लम नहीं थी,
आई थिंक एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस, एज द टूर्नामेंट गोज ऑन, धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस बेटर ही होगी होपफुली. एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताऊँ, स्टार्ट का सिनेरियो बता रहा हूँ. गौतम गंभीर का द होल पॉइंट ऑफ सेंडिंग अक्षर पटेल अप द ऑर्डर इज कि जो भी स्पिनर्स आ रहे हैं जो कि बॉल बाहर निकाल रहे हैं राइट आर्मर्स के लिए, उनकी बॉल पड़ के अंदर आएगी अक्षर पटेल के लिए, तो वो विद द स्पिन खेल के गेम को ओपन अप कर सकते हैं. इसलिए एक लेफ्ट हैंडर ऊपर चाहिए. बांग्लादेश का टॉप स्पिनर कौन था? रिशाद, लेग स्पिनर. पाकिस्तान का कौन है? अबरार, लेग स्पिनर. न्यूजीलैंड का कौन है? सैंटनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर. सेमीज में अगर ऑस्ट्रेलिया आएगी तो कौन है? जैम्पाई, लेग स्पिनर. साउथ अफ्रीका आएगी तो कौन है? केशव महाराज, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर. हर टीम का जो टॉप स्पिनर है उसकी बॉल पड़ के अंदर ही आएगी लेफ्ट आर्मर के लिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट. अच्छा, ओके. इट्स अ लॉन्ग साइडेड अप्रोच भाई. जनरली काफी अच्छा हो सकता है. अगर हर टीम का टॉप स्पिनर एक राइट आर्म फिंगर स्पिनर ही होता तो शायद अक्षर पटेल को ऊपर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती. बट मे बी दे हैव थॉट दिस थ्रू कि हम लोग को जो भी टीम फेस करनी है उनका टॉप जो स्पिनर होगा वो वही होगा जिसकी बॉल पड़ के बाहर निकलती है राइट हैंडर्स के लिए. तो हमें चाहिए एक बंदा ऊपर. फेयर. लास्टली बात करते हैं केएल राहुल की और अपने शुभमन गिल की साथ में, क्योंकि उन्होंने मैच एंड करा था. पहली बात, जो गिल ने जो 100 मारी है, यस बहुत क्लच इनिंग्स थी, बट एक टाइम था जहां पे लग रहा था बहुत धीरे हो गए हैं. ना. अब क्या ये, वही मैं कहने वाला हूँ कि क्या ये पिच वैसी है, क्या ये इनिंग्स परफेक्टली पेस थी, या फिर आप कहोगे कि नहीं आइडियली यू वुड वांट कि थोड़ा तेज खेले? दिस इज हिज बेस्ट ओडीआई 100. अच्छा, ओके. जो चीज वो अभी कर रहे हैं ना इंग्लैंड सीरीज से, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू सपोज टू डू इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ विराट कोहलीज नेक्स्ट सक्सेसर, चेज मास्टर. जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स को पेस करा है, ये वन ऑफ द स्लोअर हंड्रेड्स है पिछले 7-8 सालों में. अच्छा, 7-8 सालों में? हाँ, वन ऑफ द स्लोअर हंड्रेड्स में से आती है. स्लोएस्ट नहीं है मेरे ख्याल से, स्लोअर हंड्रेड्स. आई थिंक 2022 के बाद से फॉर इंडिया दिस इज द स्लोएस्ट 100. 22 तो चलो बहुत रिसेंट हो गया. मैं कह रहा हूँ 7-8 सालों को भी ले लो तो वन ऑफ द स्लोअर हंड्रेड्स आएगी. जिस तरीके से आपने कंडीशंस को रिस्पेक्ट करी चेस करते वक्त, टीम को सिक्योरली ओपनिंग से लेके एंड तक सर्वाइव करा वहां पे, ही इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज फॉर्म. वंस अगेन आई थिंक ऑल द हेट शुड स्टॉप नाउ. मतलब ही इज लिटरली द बेस्ट ओडीआई बैटर राइट नाउ. मतलब मुझे लगता है कि इन फ्यूचर शायद इस इनिंग्स को लेके लोग कहेंगे कि अच्छा यहाँ पे था जब हमें लगा था कि हम लोग अपने रोहित शर्मा और विराट कोहली से मूव ऑन करने का टाइम आ गया, एंड गिल ने बोल दिया कि अच्छा अब मैं फाइनली. वो तो जब उन्होंने 200 मारी थी तब भी होना था वो. नहीं भाई, आई थिंक एक आईसीसी इवेंट में अगर आप टीम को जिता के ला रहे हो ना मैच, तो दैट स्पीक्स मच. हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम वेयर दीज टू गाइज डिड नॉट परफॉर्म और गिल ने परफॉर्म करके दिया. क्या विराट कोहली ने नहीं करा, रोहित शर्मा तो हाँ, रोहित शर्मा ने करा. मतलब 100 नहीं मारी या 50 नहीं मारी. एंड हमने एक स्टैट भी मेंशन करा था पिछले पॉडकास्ट में कि इंग्लैंड सीरीज में हमने ट्रेंड देखा है कि द रेस्ट ऑफ द बैटर्स आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन विराट एंड रोहित नाउ. और वो चीज हमने कैरी आउट होते हुए देखा है इस मैच में भी. होपफुली सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, बट अगर ये दोनों कंट्रीब्यूट नहीं भी करते तो वी हैव समबडी टू लुक अप टू. शुभमन गिल की इनिंग्स, व्हाई आई से इट इज द बेस्ट इनिंग्स ओडीआई 100 ऑफ हिज करियर टिल नाउ. जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को पेस करा है, देखो ये कई लोग कहेंगे कि बीच में, मुझे अभी तो मैं याद है जब मैच चल रहा था बीच में ट्विटर पे लोग गाली देना शुरू कर दिए, भाई कितना स्लो क्यों खेल रहे हो. जिम्बाब्वे से कंपेयर हो रही थी ना उनकी. अरे यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस. उस बंदे ने भी रोहित शर्मा के साथ साथ पावर प्ले में 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट खेला है. या बहुत भूल जाते हैं हम लोग गिल को बार बार इस चक्कर में, क्योंकि रोहित शर्मा इतने तगड़े खेलते हैं. अगर उसने वो स्ट्राइक रेट से खेला है और वो भी टाइम ले रहा है वहां पे, तो द बॉल इन द कंडीशंस आर नॉट इजी टू प्ले ऑन. उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है गिल के लिए, दैट ही हैज टू होल्ड अप वन एंड. बिकॉज अगर वो स्टार्टिंग से टिके हुए हैं, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन हिम कि वो एंड तक गेम को चलाएंगे. जब भी आप बचपन में कोई अकेडमी में जाते हो ना, टैक्टिक्स सही होते हैं. एक बंदा अगर स्टार्टिंग से खेल रहा है तो अब उसको एंड तक खेलने दो. जो नए बैटर्स आ रहे हैं उसके अराउंड बिल्ड करेंगे. तो ऐसे में द ओनस इज एक्चुअली ऑन विराट कोहली, ऑन श्रेयस अय्यर, ऑन केएल राहुल, दैट यू प्ले अराउंड शुभमन गिल एंड लेट हिम बिल्ड हिज इनिंग्स. इन द प्रोसेस इंडिया जीतेगी. तो ऐसे में आप कह रहे हो कि नहीं अब आपने पावर प्ले में इतना रन मारे, अब आपने बीच में भी क्यों नहीं मारे, अब आपने फिनिश भी क्यों नहीं करा. तो भाई हर काम वही कर देगा क्या? ऐसा नहीं होता है. इट्स अ टीम गेम. जब शुभमन गिल को एक एंड होल्ड करना पड़ रहा है तो दूसरे एंड से स्ट्राइक रोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स शुभमन गिल इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. अभी उनकी पीक आनी रहती है, तो वो स्ट्राइक रोटेशन एबिलिटी इंप्रूव होगी.
वो कोई मना नहीं कर रहा, बट वो नॉट आउट रह के आए हैं भाई। Job रोहित complete शर्मा ने करी जो है। बोला है कि सबसे बेस्ट चीज यही थी उसकी इनिंग्स की, वो नॉट आउट रह के आया। एग्जैक्टली आप गेम को खत्म करके आ रहे हो ना, आपने कैसा भी करा हुआ है गेम बीच में, अगर आप जीत रहे हो एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गुड। जो तुमने एंकर वाली बात बोली ना शुभमन गिल की, कि वो पूरे एंड तक खेलेगा, बाकी लोगों पे ओनस है, विराट कोहली, KL जैसे लोगों पे कि वो उसके अराउंड खेले। आई थिंक नैरेटिव लोगों के दिमाग में उल्टा है। नहीं, आई कि डोंट अगर थिंक ये है। नहीं, क्योंकि अगर विराट कोहली आ रहे हैं तो लोगों को लगेगा नहीं विराट कोहली अब खेलेंगे और उनके अराउंड हाँ। खेलना है। ऐसा नहीं होगा हर बार भाई। एंकर जो जॉब दी गई है 2023 के वर्ल्ड कप में क्या था, वो तो मैं खुल के आके बोल विराट दिया था कोहली लोगों से ने। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो पावर हिटिंग करें, एंकरिंग स्ट्राइक रोटेशन तो करता ही है। हाँ, तो जब एक बंदा इनिंग्स बिल्ड कर रहा है, सिंगल्स मुश्किल है, द ओनस इज ऑन द न्यू गाय कि ही विल टेक द रिस्क सो दैट जो बंदा सेटल्ड है उसको आउट ना होना पड़े। टैक्टिक्स ऐसे बनाए जाते हैं टीम के। तो ये जो रोल होता है डिफाइनिंग कि अच्छा विराट कोहली भी दी एंकर, वही खेलेगा और आप लोग सब लोग उसके अराउंड खेलो, जो कि 2023 वर्ल्ड कप में थ्रू आउट हमें देखने को मिला था। तो वो क्या था फिर? विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 2023 वर्ल्ड कप में कितनी थी? नहीं, ये तो फिर आप उस पर आ गए कि आपका फॉर्म कैसा चल रहा है, आप खेल कैसा रहे हो। नो, अगर आप देखोगे पहली बात तो 2023 वर्ल्ड कप में यू विल ऑलवेज सी कि शुभमन गिल या तो पहले 10 ओवर में आउट हो जाएंगे या तो पहले के 15 ओवर में आउट हो जाएंगे। शायद 2 बार ऐसा हुआ जब उन्होंने लंबा खेला तब उन्होंने 80-90 रन मारे। हाँ। तो जब भी वो वैसे खेले हैं तो वो अपनी कंसिस्टेंट स्ट्राइक रेट पर ही खेले हैं। इनफैक्ट विराट कोहली वाज एबल टू मैच हिज स्ट्राइक रेट ऑन द अदर एंड। आप चाहे तो वो सेमीफाइनल मैच वाला मैच भी याद करोगे, गेम दोनों एंड से अच्छा चल रहा था तभी 400 बने। कोई एक भी बंदा स्लो हो जाता तो 400 रन नहीं बनते, चाहे श्रेयस अय्यर कितना भी एड़ी चोटी का दम लगाते थे। द इशू वाज कि यहाँ पे बॉल फंस रही है, सो इट इज क्रूशियल और क्रिटिकल फॉर शुभमन गिल हु इज इन बेटर फॉर्म, who is performing better, जिसने 10 ओवर ऑलरेडी सर्वाइव कर ली इस पिच के ऊपर, दैट ही बैट्स थ्रू। अब विराट कोहली जब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, ही इज सपोज टू रोटेट द स्ट्राइक। अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेशन में आउट भी क्यों हुए जो मैंने एक्सप्लेन करा, बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू रोटेट द स्ट्राइक। तो यू हैव टू बिल्ड अराउंड शुभमन गिल देन। नहीं, तो ये बिल्ड अराउंड वाली बात तो फिर वही हो गई ना। मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये जॉब किसकी है कि आपको 50 ओवर तक खड़े रहना। ये गेल की बात होगी या कोहली की बात होगी? कुछ नहीं होता कि मैंने एक बंदे को पत्थर की लकीर पे लेके दे दिया है तो ऐसा ही होने वाला है। ये जो पत्थर की लकीर वाला जो रोल होता है ना, ये आप सिर्फ एक ओपनर को दे सकते हो। उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स सिचुएशनल। व्हाई विराट कोहली इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर एवर, बिकॉज उनको सिचुएशनल अवेयरनेस इतनी है। विराट कोहली ने 50 बॉल पे 100 भी मार रखी है ओडीआईज में, और उनसे कह दोगे तो वो 150 बॉल पे 100 भी मार देंगे। तो वो सिचुएशनल अवेयरनेस नंबर 3 नंबर 4 के बैटर्स में बहुत क्रूशियल होती है। युवराज सिंह का नाम इतना ज्यादा क्यों है, या फिर नंबर 4 में रिप्लेस क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज वो एक ब्रिज होते हैं बिटवीन द टॉप ऑर्डर एंड द लोअर ऑर्डर। उसमें आपको दोनों टैक्टिक्स होने चाहिए। तो ये नहीं होता कि क्योंकि आपका नाम विराट कोहली है, क्योंकि आपका नाम KL राहुल है तो आप तो सिर्फ एंकर ही कर सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है। टीम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं। अगर एक बंदा सर्वाइव कर रहा है, ही विल कंटिन्यू टू बिल्ड द इनिंग्स। अब आप ये नहीं कहोगे कि क्योंकि विराट कोहली आए हुए हैं तो अब शुभमन गिल ऑल ऑफ अ सडन जो है बर्डन सारा उठा ले। वो बंदा पहले से सेटल्ड है, ही हैज अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग ऑन द पिच, तो यू विल हैव टू बिल्ड अराउंड हिम। ये ऐसे फिक्स नहीं होता कि मैंने इस बंदे का नाम ऐसा तो मुझे ऑल्दो जो बंदा सेटल नहीं होगा उसके लिए आके हिटिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा फिर, बिकॉज हिज विकेट इज वो लेस इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब लेस प्राइस ऑन हिज विकेट। ओके, इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द गाय हु हैज बीन सर्वाइविंग कि वो लंबा खेले। जो नया बंदा आया है वो आके break फिर down इस कर हिसाब सकता से तो विराट कोहली कभी वो रोल होना ही नहीं था। क्या? जो भी रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप में बोला था उस हिसाब से तो फिर हमेशा शुभमन गिल का रोल होना था। तुम बहुत ज्यादा वन डायमेंशनल की चीजों को देख रहे हो। ऐसा नहीं होता। पिचेस पे डिपेंड करती है, गेम के किस ओवर में कौन आउट हो रहा है, उस टाइम पे बॉल कितनी टर्न कर रही है, पिच का नेचर क्या है, 10-15 फैक्टर्स होते हैं क्रिकेट में। आपका खुद का पर्सनल फॉर्म क्या है। उस टाइम पे व्हेन विराट कोहली वाज कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप, ही वाज इन ग्रेट टच। एशिया कप में याद है। नहीं, तो आप फॉर्म देख के रोल थोड़ी डिसाइड करते हो। फॉर्म देख के रोल डिसाइड नहीं होता यार, लेकिन गेम में रोल्स बदलते हैं। ये नहीं होता कि मतलब ड्रेसिंग रूम में कोई डिस्कस कर रहा है तो पत्थर की लकीर है, फिर तो सिचुएशनल अवेयरनेस का पॉइंट ही क्या है? फिर क्यों डिस्कस करो सिचुएशनल अवेयरनेस? नहीं, तो सिचुएशनल अवेयरनेस तो वो होती है ना जब आप किसी भी जगह पे बैटिंग करने आए, कोई सिचुएशन ऐसी है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी था कि आपको रन इतने चाहिए थे, आपको तेज स्ट्राइक रेट से खेलना था या फिर आपको मार के खेलना था। मैं तो ये 1 सेकंड मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि किसी से ये कहा गया कि आपको शॉट्स मारने हैं, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है। स्ट्राइक रोटेशन का बर्डन पहले एक एंकर के ऊपर आएगा, जो तुम कह रहे हो, जो विराट कोहली एंकर जो तुम कह रहे हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जॉब। अगर एक बंदा स्टार्टिंग से टिका हुआ है, ही इज प्लेइंग वेल, देन द इनिंग्स विल बी बिल्ट अराउंड हिम। तो स्ट्राइक रोटेशन वाले पे तो मैंने डिबेट ही नहीं करी ना। मैं तो पावर हिटिंग के बारे में डिबेट कर रहा हूँ। पावर हिटिंग मैंने कहा ही नहीं। तुमने कहा कि जो हिट मारने को जो रिस्क लेना होगा वो नए बैटर को लेना पड़ेगा। इसमें भी तो है ना। अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे हो
तो फिर आप शुभमन गिल से एक्सपेक्ट थोड़ी करोगे। अगर विराट कोहली एक एंड से 25 बॉल पे 11 रन बना रहे हैं तो क्या अब इस चीज का प्रेशर शुभमन गिल लेगा या फिर विराट कोहली लेंगे? विराट कोहली लेंगे। दैट इज ऑल व्हाट आई एम सेइंग कि अगर सिंगल्स नहीं आ रहे हैं तो सिंगल्स ना आने की वजह से जो स्ट्राइक रेट कम हो गई है वो शैकल तोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उस बैट्समैन की होगी, वो शुभमन गिल की नहीं होगी। जो बेयर कर रहा है ना उस चीज को, जो बेयर कर रहे हैं, जो दूसरे एंड पे जो नया बैटर आया हुआ है। इफ यू सी, आई थिंक ये तो इसमें तो मैं डिबेट ही नहीं कर रहा, मैं तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव द से होल कह रहा पॉइंट हूं। इज दिस, देयर इज नथिंग इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हियर। भाई जो बंदा स्लो खेल रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, शुभमन गिल नहीं लेगा ना उस चीज। ये तो तुम कह रहे हो भी स्लो खेल रहे थे उस टाइम पे। अरे जो अगर विराट कोहली स्लो खेल रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विराट कोहली को लेनी पड़ेगी, नॉट शुभमन गिल। टीम ओवरऑल उनकी रन रेट देखी जाती है। अगर शुभमन गिल 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो और रोहित शर्मा 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो तो भी हर बॉल पे एक सिंगल आ रहा है, हाँ ठीक है, तो उस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं है। बट अगर शुभमन गिल 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और विराट कोहली 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, या मैं कहूँ चलो 60 की स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं, मानो गिल से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, पर ओवरऑल रन्स बहुत रुके हुए हैं, तो यहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन और रिलीज शॉट का प्रेशर विराट कोहली के ऊपर होगा, गिल के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि वो तेज स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं इसलिए। नहीं, वो तो स्लो से खेल रहा है, उससे बोला तो अभी 50 से खेल रहा है। हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि इंडिविजुअली आपको लेना पड़ेगा, वो बर्डन अपने आप को अपने आप पे ही डालना पड़ेगा। इंडिविजुअली लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन टीम की सिचुएशन क्या है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। चलो ठीक है। मतलब इसमें अगर तुम ये भी देखोगे, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल सब जब बैटिंग करने के लिए आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द शैकल्स, ऑफ ओपनिंग द गेम, वो किसके ऊपर पड़ी थी? वो तो ये तो इधर वे वैसे भी उन्हें पढ़ दी थी ना, क्योंकि उनका रोल भी वैसा ही है थोड़ा। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये रोल कोई हार्ड से डिफाइंड नहीं होता कि मुझे ऐसे ही खेलना है। नोबडी हैज द प्रिविलेज ऑफ सेइंग कि मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। टीम के अराउंड जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से रोल की अवेयरनेस और रोल का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन होता है। तो अगर शुभमन गिल स्टार्टिंग से वैसा खेल रहे हैं और एक एंड से सिंगल्स ना आने का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो उसको रिलीज करने का प्रेशर दूसरे बैट्समैन पे होगा, शुभमन गिल के ऊपर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो केएल राहुल ने जो ग्रुप स्टेज में परफॉर्मेंस दी है अपनी, एंड यहाँ तो मतलब कुछ वैसा भी नहीं था कि उन्होंने स्लो खेला, अच्छी खासी 40-42 बॉलों में उन्होंने 47 रन मार भी दिए। भाई मतलब आर वी सेट फॉर अनदर ग्रुप स्टेज ब्रिलियंस बाय केएल राहुल? आई थिंक सो। ये भी हमने एक्सपेक्ट ही कर रखा था। हाँ, इसमें कुछ नया नहीं है। या केएल राहुल ऑल्दो वो कैच छूट गया बट नोटिस हाउ केएल राहुल का लक भी सारा आ जाता है जब ग्रुप स्टेज चल रहा होता है। बेचारे को थोड़ा लक अगर नॉकआउट मिल जाए तो वो खुद भी खुल के खेलेगा। यहाँ पे जो कैच, आई थिंक फर्स्ट इट वाज अ वेरी सिली शॉट, उस टाइम पे सिचुएशन जरूरत नहीं थी, डिमांड नहीं थी कोई, बट उसके बाद से आई थिंक उनका खुल गया, बॉडी खुल गई पूरी, दिमाग खुल गया पूरा। भाई आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था वो कैच ड्रॉप होना। अगर यहाँ पे उनका थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती ना, यस टीम वैसे नहीं सोचती कि अच्छा बाप की जगह खतरे में हो जाएगी, बट एक वो शेल में चला जाता है आदमी। अच्छा, जब मैच चल रहा था, हम लोग मैच देख रहे थे, तब मैंने कहा नहीं था कि अब केएल राहुल जिताएगा मैच जब बैटिंग करने के लिए, नहीं तो क्या सरप्राइज हम लोगों के लिए। ग्रुप स्टेज का तो मतलब परफॉर्मेंस उन्हें देनी थी, प्लस इन्हें डिट्टो वैसे ही स्टार्ट करा जैसे 2023 वर्ल्ड कप स्टार्ट करा, छक्का मार के जिताया, एकदम वो अपने फॉर्म में लग रहे थे। एक जो प्रॉब्ली ओडीआईज में नंबर 5 नंबर 6 के बैटर से आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि वो फिनिशर वाला रोल प्रोवाइड करेंगे, एकदम एंड तक लेके जाएंगे और जिता के लाएंगे मैच को, वो केएल राहुल ने बखूबी निभाया उस रोल को। अब पॉइंट यही आता है कि ग्रुप स्टेज में वो करते रहे, दैट इज इतना डिस्कशन करने का पॉइंट भी नहीं है इस पर, क्योंकि ये तो हम देखते आ ही रहे उनकी तरफ से। क्या वो ये सेम चीज़ 2 मैचेस खत्म होने के बाद जब ग्रुप नॉकआउट्स आएंगे वहां पे वो ये चीज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो मेन बात होगी। आई थिंक मेन पॉइंट ही वही है कि अगर आप ये देख रहे हो कि केएल राहुल अच्छा परफॉर्म करते हैं अगले 2 मैचेस में भी, डोंट बी सरप्राइज्ड। हाँ, दिस इज व्हाट केएल राहुल डज। क्लास और एबिलिटी उनकी नेक्स्ट लेवल की है, तो वो ये करते आ ही रहे हैं। मेन इशू ये है कि क्या जब वो आगे बढ़ेंगे नॉकआउट्स में, सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मिलेगी या फाइनल में जब कोई और टीम मिलेगी, तब क्या आप वो परफॉर्म करके दोगे? आई थिंक ये वही है, दिस इज द लास्ट एंड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अपनी जगह सीमेंट करने का, टू प्रूव प्रेशर भी नहीं है मैच ना विनर। इस टूर्नामेंट में इतना प्रेशर भी नहीं है। देयर इज नो बिग थ्रेट इन एनी अदर टीम, और चैंपियंस ट्रॉफी है, एक वर्ल्ड कप होता है, ज्यादा प्रेशर होता, क्राउड भी इतनी नहीं आ रही अभी, तो बेस्ट सिचुएशन है केएल राहुल के लिए। ओवरऑल डू यू सी दिस एज अ गुड विन और अ डोमिनेटिंग विन फॉर इंडिया? डोमिनेटिंग तो नहीं है। हाँ, डोमिनेटिंग कहाँ से है? मतलब डोमिनेटिंग का लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि जैसे अगर आप बैटिंग देखो तो पहले के 10 ओवर में क्या गजब बैटिंग थी, और अब बॉलिंग देखो तो पहले 10 ओवर में क्या गजब बॉलिंग थी, बाकी 80 ओवर। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब एक ये चीज़ है कि बहुत अच्छा खासा इस चीज़ पे बिल्डअप कर सकती है इंडिया इस विन पे। एक ये प्रॉब्ली वेकअप कॉल भी आप कह सकते हो, बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको इतना रन कंसीड ही नहीं करनी चाहिए थे पहली बात तो आप एक जो कहते हो कि एक टूर्नामेंट में जल्दी वेकअप कॉल आ जाए ताकि आप तुरंत वो अलर्ट मोड पे आ जाओ थोड़ा, प्रॉब्ली वैसे तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। इस मैच में ऐसा क्या पॉजिटिव हमें देखने को मिला जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था? सिर्फ एक ही है, क्या? मोहम्मद शमी के 5 विकेट।
रोहित शर्मा को एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम? यार रोहित भाई, शर्मा मैं तो नहीं का कर रहा तो था। यार 100 मार के आया बंदा। अरे 3 मैच में 100 मार दी तो अब वो मतलब एक वो 100 आई है, पर उसके बाद जो 2 फेलियर्स आए वो भी तो देखो। ऐसे थोड़ी कि नहीं एक 100 मार दिया यार तो देखो, खेलते एक जाओ आप। फेलियर जो पहला था वो तो जेन्युइनली आउट ऑफ टच लग रहा था, उसके बाद 100 आ गई, उसके बाद एक ही इनिंग खेली जिसमें वो बॉल ही ऐसी थी, यू कुड नॉट हैव डन मच। यार ये तो मतलब अगर आप ये कहोगे कि जो इन जनरल प्लेयर का जो नरेटिव चल रहा होता है करियर का, वो इफेक्ट नहीं करता उसके खेलने के तरीके पे, फिर वो तो नहीं होता ना। अगर आपने रेड बॉल में आप नहीं चलते आ रहे, इसका ये नहीं है कि आप वाइट बॉल के एकदम राजा बन जाओगे एकदम से आती। दैट इज वाई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो ऑल्दो आई थिंक ही इज एन एक्सेप्शन देयर। वो आके वो खेलेंगे वैसे वाइड, ये तो मैंने बीजीडी के टाइम पे भी बोला था। पहले मैच में क्यों नहीं खेल पाया? हाँ, पहले मैच में क्यों नहीं खेल पाया? पहले मैच में ही वाज लुकिंग आउट ऑफ टच, बट अगर आप 3 मैच में से एक 100 मार दे रहे हो तो यू हैव डन योर जॉब। क्यों लग रहा था आउट ऑफ टच? क्योंकि टाइम लगा एक मैच का वापस टाइम लगा, प्रेशर था ऑलरेडी इतना पूरे उनके करियर पे। तो आई थिंक बट ऑल ही टुक वाज वन गेम। नो, उसके फिर से भी तो फेलियर आया यार एकदम। वो थोड़ी कह देंगे नहीं अच्छा, अनप्लेएबल वैसे बॉल थी देखो, इसलिए। तो 4 मैच में से 2 में उन्होंने सक्सेस दिया है, 2 में फेलियर दिया है। अगर आप 50% का सक्सेस रेशियो लेके चल रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, यू आर इन द टॉप 0.1%। भाई तुम, आई थिंक यू आर लुकिंग टू मच इनटू स्टैटिस्टिक्स हियर। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अप्रोच लेके चल रहा हूँ कि एक होलिस्टिक व्यू से देखोगे तो रोहित शर्मा का जो पूरा करियर, अगर आप डायरेक्शन बोलोगे ना तो इसलिए लोग कहेंगे नहीं सही डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं, वो तो है ही। अभी तो उसकी एंड में पॉडकास्ट में बात भी करनी है, बट हाउ इज दैट रिलेवेंट टू द डिस्कशन वी आर हैविंग हियर? हम चैंपियंस ट्रॉफी की बातें कर रहे हैं। अरे तो चैंपियंस ट्रॉफी में उसके करियर रिलेटेड ही तो बातें होंगी। क्या वो मैच में रन आपको मार के देना, क्या उनका जो जॉब है? रन का मतलब ये नहीं कि 50 से 100 ही चाहिए, उनका जो जॉब है क्या वो करके दे रहे हैं? भाई मतलब आई थिंक इफ यू आर सेइंग कि अब अगर आने वाले 2 मैच फेल हो जाते हैं तो फिर हाँ अलग बात है। फिर नहीं भाई, आई थिंक मतलब इन जनरल भी कमिंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी, अगर कोई मुझसे कहेगा कि मतलब सब लोग एकदम कन्विंस्ड है कि रोहित शर्मा से गजब परफॉर्मेंसेस आने वाली हैं एकदम उसी फॉर्म में वो दिखेंगे, आई वुड से नो। चलो, मेरे लिए तो आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड था एक्सपेक्ट दिस। बाकी और क्या था? आई थिंक शामी का वो था, उसने 5 विकेट मेरे लिए सिर्फ शामी, और क्या था ऐसा? और जो भी चीज हुई, यू वुड रादर क्वेश्चन की कंसर्न ज्यादा है। गिल का एक्सपेक्टेड था। केएल राहुल इज अ पॉजिटिव, पर एक्सपेक्टेड। केएल राहुल भी एक्सपेक्टेड ही है ना भाई, ग्रुप सी में मेरे लिए तो आई थिंक एक ही ऐसी चीज थी जो कि पंचिंग अबव द वेट हो गया। हर्षद राणा ने भी प्रॉमिस दिखाया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाया। शमी वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच जहाँ पे वो उन्होंने जो करके दिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक देयर आर मोर कंसर्न्स। जो मिडिल ओवर्स हमने जो गेम लीक करा है, जो कप्तानी शायद और अग्रेसिव होनी चाहिए थी, विराट कोहली का जो फॉर्म है, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने जो अंडर परफॉर्म करा इस गेम में, कुलदीप यादव ने जो अंडर परफॉर्म करा, आई थिंक ज्यादा चीजें क्वेश्चन करने की थी इस मैच में। फेयर। तो कोई कंफर्टेबल विन तो मैं नहीं कहूंगा इसको, बट वी आर जस्ट टू गुड। हाँ, टू लूज अगेंस्ट बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान वाले मैच की बातें करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है, पाकिस्तान अपना पहला मैच हार गई न्यूजीलैंड से, एंड सो दिस इज नाउ अ क्वालिफायर फॉर देम, दिस इज अ मस्ट विन मैच फॉर देम। अगर वो यहाँ पे हार जाते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर है, अगर वो यहाँ पे जीत जाते हैं फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो क्या मतलब, इसका मतलब जैसे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप चैट है उस पर काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि भाई आई वांट पाकिस्तान टू विन द फर्स्ट मैच, क्योंकि अगर वो पहला मैच हार जाते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा वेंजेंस, एक्स्ट्रा डेंजरस एक्स फैक्टर सब लोग मिला के जो कह दो एक टीम में डाल दोगे, उसके साथ वो आएंगे अगेंस्ट इंडिया। तो क्या इंडिया को थोड़ी टेंशन लेने की जरूरत है अगेंस्ट पाकिस्तान, या फिर इट इज गोइंग टू बी एन इजी केक? मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान वाला मैच ज्यादा आसान हो बांग्लादेश से भी। दिस कुड फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस, जो मैं बोलने वाला हूँ। ऐसा हो सकता है कि हम शायद सिर्फ 1 रन से जीते, बट लॉजिकली मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कहा था, आई डू नॉट सी हाउ पाकिस्तान इज मेकिंग द सेमीफाइनल्स। लॉजिकली आई डू नॉट सी हाउ पाकिस्तान इज गिविंग कंपटीशन टू इंडिया। सेगमेंट्स वाइज चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो कंडीशंस होने वाली हैं, अब हमें पता है क्या एक्सपेक्ट करना है हमें। स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। पाकिस्तान की टीम में कितने फ्रंटलाइन स्पिनर्स हैं? अबरार, हाँ, और अग्गा थोड़ी बहुत करेंगे। अग्गा और खुशदिल करेंगे। कितने मैचेस खेले उन्होंने मिलाकर? 50 ओडीआई भी खेले। अबरार ने खुद भी कितने खेले हैं? अबरार ने खुद कितने खेले हैं? उन तीनों के तो मैचेस मिला दोगे, आई थिंक 70-80 ओडीआई से कम है। उतने तो हमारे कुलदीप यादव ने अकेले खेलनी है भाई। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कंडीशन को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे? देयर पावर लाइज ऑन देयर पेसर्स। उनका पेसर एक भी वैसा नहीं है जैसे कि मुस्तफिजुर रहमान हो, या तो he rolls the cutters. They survive on raw pace, seam, swing movement. वो यहाँ पे तो मिलने नहीं वाला। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ जो है, हमने स्क्वाड की एनालिसिस डिटेल में करी थी पिछले पॉडकास्ट में,
वो भी यहाँ पे नलिफाई होने वाली है. देयर स्पिन डिपार्टमेंट इज पैथेटिक राइट नाउ. उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, मतलब फकर जमान वो तो एक हाँ बैटर था भाई, या जो डिफरेंस मेकर था, वो बंदा चला गया. पाकिस्तान के टॉप 4 बैटर्स नाउ, अब इमाम आ गए, अभी इनकी प्लेइंग इलेवन डिस्कस करेंगे. या टॉप 4 बैटर्स में से एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसकी 90 से ऊपर की स्ट्राइक रेट हो. 80s में स्ट्राइक रेट. ये मॉडर्न क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से शेमफुल है इन माय ओपिनियन. ठीक है, जो कंडीशंस होने वाली है, आई थिंक बैटिंग फर्स्ट होना जरूरी है फॉर 2 रीजंस. अगर आप पहले बैटिंग करोगे, सेकंड इनिंग्स में पिच स्लो होने वाली है, बॉल फंसेगी, और तो कंडीशंस के बेसिस पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए. टैक्टिकली ऑल्सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया टू बैट फर्स्ट, बिकॉज पाकिस्तान का जो वीक पॉइंट है उनकी बैटिंग, Batting ही है, लैक ऑफ डेप्थ, लैक ऑफ एक्सपोजिविटी, वो सेकंड इनिंग्स में एक्सपोज होगा. क्या आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है कि पाकिस्तान ये अभी न्यूजीलैंड से इतना बुरा क्यों पिटी है? रिजवान ने पता क्या कहा मैच खाने के बाद? क्या? मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि न्यूजीलैंड इतना रन मार दी एंड में आके. अच्छा, ये क्या स्टेटमेंट है भाई? आप अभी ट्राई सीरीज खेल के आए हो इनसे अपने घर में, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब होगा. आपको पता नहीं गेल फिलिप्स कैसा है, वो मतलब मारने पे आ जाए भूत बना दे वो इंसान. आपको पता नहीं टॉम लेथम कैसे फॉर्म में चल रहा है अभी. विल यंग जैसे बंदे ने रन मार दिया, 100 रन मार दिए जो भी नहीं चल रहा था. रचिन रविंद्र की जगह रिप्लेसमेंट है, 100 मार दिया. क्या बना रखा है यार, मजाक चल रहा है यहाँ पे. अगर आप ऐसे स्टेटमेंट दोगे, यू क्लियरली डू नॉट हैव एन आंसर. डेथ ओवर्स में तो इंडिया के पास भी 8 बैटर हैं, कौन रोकने आ रहा है? हारिस रॉफ इनका रिलेटिवली एक बेटर पेसर था इन रिसेंट फॉर्म. वो 80 रन कुछ खाया है. मैं स्टार्ट नहीं डालता हूँ जरा उस मैच के. भाई आप लोग, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, पाकिस्तान वाला मैच राइट नाउ इज प्योरली बेस्ड ऑन द हाइप बिकॉज ऑफ इंडिया. लॉजिकली मैंने तो ऑनेस्टली बांग्लादेश से भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कंपटीशन, बट बांग्लादेश का मैं पता था कि स्ट्रेंथ उनकी स्पिनर्स हैं. कंडीशन सूटेबल मिल गई. यही अगर पाटा विकेट होती तो ये मैच 30 ओवर में खत्म हो गया होता, जो जितनी बांग्लादेश फैंस अगर खुश हो रहे हो तो पाकिस्तान तो मतलब देयर इज नो मैच फॉर इंडिया. मैं अगर ये स्टार्ट निकालता हूँ, हारिस रॉफ ने यहाँ पर 83 रन दिए 10 ओवर में. 83 रन. ये आपके बेस्ट बॉलर है. शाहिन शाह अफरीदी ने 10 ओवर में 68 रन दिए, 0 विकेट्स. नसीम शाह ने 63 रन दिए, 2 विकेट लिए. चलो, एक भी बंदे की 6 से कम की इकोनॉमी नहीं है. अबरार ने फिर भी अच्छी बॉलिंग करी, 47 रन दिए और 1 विकेट लिया है. दैट इज स्टिल रिस्पेक्टेबल. उसके बाद मतलब खुशदिल शाह ने भी 40 रन दे दिए 42 बॉल्स में, 7 ओवरों में, विकेट एक भी नहीं है. और आई थिंक इन जनरल भी अगर आपने वो बैटिंग वाला पर्सपेक्टिव भी लेके चलें, तो अगर आपको लग रहा था कि शुभमन गिल की स्लो बैटिंग थी, तो मतलब यू कैन ओनली इमेजिन कि बाबर आजम यहाँ पे क्या करेंगे. जैसी उनकी इन जनरल बैटिंग हुई थी वहाँ पे, अगर दुबई में उनको बैटिंग करने को कह दिया जाए तो प्रॉपर टेस्ट नॉक होगी 50-50 के स्ट्राइक रेट. हाँ, मतलब चलो इनकी लाइनअप की बात ही करते हैं. देखो, एक तो पास्ट रिकॉर्ड अगर हम थोड़ा सा देख लें, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और 21 का T20 वर्ल्ड कप. अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान लिटरली हैज नथिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. एशिया कप वगैरह मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी रिकॉर्ड बहुत पार पे ही है. अभी आईसीसी इवेंट्स में जब बांग्लादेश पाकिस्तान उतरती है इंडिया के सामने, देयर इज ऑलवेज अ साइकोलॉजिकल एज फॉर इंडिया. तो ये वन सेकेंड, ये हम हाइप बना रहे हैं, हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वैसे वैसे हो रहा है, बट देयर इज नॉट. मतलब इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि बांग्लादेश वाला जो मैच था, बांग्लादेश वाले मैच का एक्चुअली में हेड टू हेड रिसेंटली वाज इन फेवर ऑफ बांग्लादेश. अच्छा, पिछले 5 में से 3 ओडीआई बांग्लादेश जीती हुई थी इंडिया से. ओके, वो ज्यादा मुश्किल था इस पॉइंट से देखा जाए तो. प्लेइंग 11 में अब बाबर के साथ इमाम बैटिंग करेंगे. शायद ये इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे अनइम्प्रेसिव ओपनिंग पेयर है. इमाम उल हक जो है वो पाकिस्तान के लिए 2023 दिसंबर के बाद से नहीं खेले. वर्ल्ड कप में खेले थे, जिन लोगों को याद होगा. लेफ्ट उसके बाद डायरेक्टली अभी यहाँ पे खेलने आए हैं. बीच में पूरे 1 साल तक वो टीम में थे नहीं थे. उनको आप लेके आए हो चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ रिप्लेसमेंट फॉर फकर जमान, हु वाज प्रॉब्ली और बेस्ट बैटर. तो आई थिंक आपको दिख ही रहा है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन कितनी ज्यादा मतलब किस हद तक है इनकी. सैम अयूब वाला पड़ गया भाई, बहुत उल्टा पड़ गया. बट बाबर एंड इमाम, यू कुड आर्ग्यू शायद सबसे अनइम्प्रेसिव पावर प्ले बैटिंग पेयर हो गई है. बट आई थिंक डिपेंड्स अफगानिस्तान कैसा खेलती है और बांग्लादेश कैसा खेलेगी. हाँ, और बांग्लादेश कैसा खेलेगी. बट अगर हम लोग पाकिस्तान को अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी मतलब हाँ कितना पीछे हो. मतलब अगर मैं टॉप 6 नेशंस की बातें करूं, अभी तो रिकल्टन ने भी रन मार दिया आज. रिकल्टन अच्छा चल गया साउथ अफ्रीका से.
ऑस्ट्रेलिया में तो ट्रेविस हेड है भाई, या इंडिया की तो बात ही मत बेस्ट है करो, शायद प्रॉब्लम इंडिया की। इंग्लैंड में बेन डिकेट और फिल सॉल्ट है, हम्म, तो न्यूजीलैंड में भाई विल यंग ने 100 मार दी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही, कॉनवे खेलते हैं, रचिन रविंद्र खेलेंगे, कौन है भाई? आई थिंक प्रॉब्लम ये भी है ना कि ये लोग ऐसे टाइप के बैट्समैन है कि चलो हम लोग बेन डकेट और फिल सॉल्ट की बात करें तो वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही तगड़ा करते हैं। T20 प्रॉपर वो इनिंग्स खेलेंगे और जल्दी आउट भी हो जाएंगे रन मार के। मैं वही कह रहा हूँ, अनइम्प्रेसिव। आप पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने की एबिलिटी रखते भी हो। एग्जैक्टली, यस, मेरा पॉइंट यही है कि ये लोग अल्टीमेटली शायद रन भी उतने ना बनाए और फिर टीम को तो ये लोग स्टार्टिंग के 10 ओवर में ही डुबो देंगे कि नहीं अब तुम जीत ही नहीं सकते भाई, चांस ही नहीं है तुम्हारा जीतने का। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान, ये प्रॉब्लम है। एंड साथ ही साथ फिर शकील, रिजवान, आगा अपने ये 3 हो जाएंगे मिडिल ऑर्डर में। शकील तो नंबर 3 पर ही खेलेंगे, तैयब खेलेंगे आई थिंक राइटफुली सो, क्योंकि एटलीस्ट एक पावर हिटर चाहिए था। हाँ। खुशदिल को ये लोग नंबर 7 पे खिला रहे हैं। खुशदिल ने खुद कितने ओडीआई खेले भाई, और खुशदिल ने बैटिंग में ऐसा क्या उखाड़ लिया कि वो नंबर 7 पे खेलना डिजर्व करता है। आइडली शुड हैव बीन एट नंबर 8। इनकी बैटिंग में डेप्थ ही नहीं है कोई, तो ये चेस कहाँ से कर पाएंगे यार? इमाम और बाबर को मैं ब्लेम भी तो नहीं कर सकता इतना कि वो ऊपर से एक्सप्लोसिव स्टार्ट क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आउट हो गए तो बैटिंग डेप्थ ही नहीं है पीछे, तो ये लोग इंडिया से कैसे कंपेयर करेंगे? दी ओनली वे दे कैन कम्पीट विद इंडिया इज ये लोग पहले बैटिंग करें और ऊपर से 3 विकेट निकालें, अफरीदी और नसीम पावर प्ले के अंदर। उसके बाद भी डोंट बी सरप्राइज अगर श्रेयस या फिर केएल राहुल में से कोई स्टीयर करके ले जाए। बट गिल, रोहित, कोहली को आप आउट करो तब तो शायद आप सोच भी सकते हो जीतने का, प्रोवाइडेड यू आर स्कोरिंग 260 270 एट फर्स्ट, वो भी बड़ा मुश्किल है, वरना आई डोंट सी दिस टीम क्लिकिंग। मतलब क्या ऐसा कह सकते हैं कि सिंस दुबई की पिचेस जो हैं वहां पे ऑलरेडी टोटल्स थोड़े कम बन रहे हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो एक मैच हुआ है अभी यार, जितनी हाँ, डिफिकल्टी हुई है आई थिंक कम ही कमी बनेंगे वहां पे। पाकिस्तान में तो प्रॉपर अच्छे खासे बन सकते थे। क्या ये एक तरीके से फायदेमंद भी हो सकता है पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए कि अगर आपको चलो एक टारगेट मिल गया, अगर आपका टारगेट होता है 340 का तो आपके दिमाग में होता है भाई ये तो बन ही नहीं सकते इन लोगों से, इस टाइप के ओपनर से नहीं है, मार के खेलना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के पिचेस पे परहैप्स बाबर अगर यहाँ पे 80 की स्ट्राइक रेट से भी खेल जाए तो भी लगेगा कि चलो एटलीस्ट वो प्रेशर नहीं होगा उसके दिमाग में कि यार मैं तो बहुत ही स्लो खेल रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या ये एक तरीके से बेनिफिशियल भी हो सकता है उनके लिए? लिमिटेड ओवर्स में विकेट जितनी पार्ट होती रहती है उतना ही एक वीक और स्ट्रॉन्ग टीम में डिफरेंस दिखने लग जाता है। हाँ, विकेट जितनी ट्रिकी होगी उतना ही डिफरेंस कम होता रहेगा। बिगेस्ट एग्जांपल बीइंग T20 वर्ल्ड कप 2024। या तो डेफिनेटली थोड़ा सा हेल्प तो मिलेगा अगर बॉल फंसेगी तो, लेकिन जो बॉल फंस रही है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या आपके पास वो स्पिनर्स हैं? वो भी तो नहीं है। कितने मैचेस खेला के स्पिनर्स में मिलाकर? एटलीस्ट बांग्लादेश का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है जिसको बिल्डअप करते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो इनके पास तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या फाइट देने वाले हैं एग्जैक्टली। मैं तो बहुत ज्यादा डूबियस हूँ कि आई वुड लव फॉर इट अगर ये मैच क्लोज जाता है। हाँ। एक क्लोज एनकाउंटर होता है, लास्ट बॉल तक जाता है तो, एंड हमने तो बांग्लादेश कभी प्रेडिक्ट नहीं करते तक क्लोज होगा, बट मैं अभी भी कह रहा हूँ आई डोंट सी हाउ दिस गेम इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज। मतलब मुझे इसलिए भी लगता है कि शायद बांग्लादेश वाला ज़्यादा क्लोज हो पाकिस्तान वाले से, क्योंकि बांग्लादेश में हमारे खुद के स्लिप अप्स बहुत ज़्यादा थे, उसके चक्कर में गेम इतना खींचा है। क्या आपको लग रहा है कि इंडियन टीम फिर से फील्डिंग में इतना मिसअप करने वाली है? इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वो एक मैच बुरा गया है। अब पाकिस्तान की फील्डिंग की बात कर लें तो वो बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट इन यूनिवर्स है वो। तो मतलब लॉजिकली देयर इज नो मैच ऑन पेपर, और फॉर्म की बात कर ले तो भी कोई मैच नहीं होने वाला। अभी न्यूजीलैंड से अपने घर पर ही ये ट्राई सीरीज भी हारे और पहला मैच भी हारे, वर्चुअली नॉकड आउट। आई डोंट सी मेनी प्लेयर्स इन दिस टीम जिनके पास वो जिगरा है एग्जैक्टली कि वो एक स्ट्रगलिंग फेज में जब पता है कि द बॉडी इज ऑन द लाइन, ये मैच हारे, हम घर पे बाहर हैं, आफ्टर 29 ईयर्स होस्ट कर रहे हैं हम, और इंडिया से हार के बाहर होंगे। उस प्रेशर सिचुएशन में कोई बंदा खड़ा हो सकता है, फकर जमान हो सकते थे। इनमें से मुझे ज्यादा लोग नहीं लगते ऐसे। मतलब वही बात होती है ना जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक वो इन इटसेल्फ वो आंसर हो गया यहाँ पे, कि क्या पाकिस्तान उस वेंजेंस के साथ आएगी, क्या वो डेंजरस एक्स फैक्टर लेके आएंगे। ये इन पाकिस्तान में वो इस खिलाड़ियों में वो जिगरा दिखता ही नहीं है कि यार ये लोग कम बैक वाली मेंटालिटी रखते हैं, ये लोग शायद और सक इन कर जाएं उस प्रेशर के अंदर ही। एंड सो आई थिंक जब आप सक इन कर रहे हो प्रेशर में तो एक वो खिलाड़ी निकल के आता है, बॉब्जी। एंड जो बॉब्जी की टेस्ट नॉक की बातें हो रही हैं यहाँ पे, डू यू सी हिम हैविंग अ बेटर गेम नाउ? भाई लोग ऐसे मीम्स बना रहे हैं कि उसको आउट ही मत करो,
जो गली क्रिकेट में होता है कि इसको आउट मत करना भाई। तो अगर ऐसे मीम बन रहे तो मतलब समझो सिचुएशन कितनी बुरी है अभी। भाई जो डिबेट है ना पूरी गिल, मतलब अब कोहली और बाबर तो शर्म Chance से ही भी नहीं नहीं है। लोग बोलते हैं, बट जो गिल और बाबर की थी कि नंबर 1 ओडीआई बैटर कौन है, या भाई आप जिम्बाब्वे से खेल खेल के नंबर 1 बन जाओगे, बट क्वाइट फ्रैंकली ग्राउंड रियलिटी ये है कि गिल से कोई कंपैरिजन भी नहीं है इसमें। मैंने एक स्टैट पढ़ा कि बाबर आजम को 1 साल 5 महीने और कुछ दिन हो चुके हैं सिंस हिज लास्ट सेंचुरी। 1.5 साल हो गया उनको भी, या और जब आई थी तो नेपाल के अगेंस्ट आई थी। या तो मतलब भाई आप नंबर 2 भी कैसे हो अभी? हाँ, ये वही है ना, ये ऑपोजिशन शायद नहीं देख रहे हो, बस देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसी आई है, उसके बेसिस पे इन लोगों ने ओडीआई रैंकिंग्स डिसाइड करी है। पर 1.5 साल से आपके 100 नहीं आई है यार। अभी आप नंबर 1 पे थे, अभी अभी गिल अभी आया ऊपर। ऑन ग्राउंड रियलिटी गिल इज 10 टाइम्स बेटर राइट नाउ। गिल ने जो चीज करके दिखाई है बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो चीज बाबर आजम को करनी थी। हाँ, एटलीस्ट 50% भी कर देते अगर 50 मार के, अरे वाह भाई 150 बोले 50 मार भाई दी। मतलब वो देख के मुझे ऐसी फीलिंग है, यू टेल मी योर्स, मुझे ऐसा लगा भाई एट टाइम्स थोड़ा सेल्फिश लग रहा था देख के कि मे बी ही इज जस्ट प्लेइंग कि यार मेरे रन तो बन रहे हैं, क्योंकि ठीक है ये आपके दिमाग में होती है चीज़ कि यार मेरे बाद जो है उतने बैटिंग लेना बचा नहीं है, इतने लोग हैं नहीं रन मारने वाले, तो मुझे संभल के खेलना पड़ेगा, जो कि हम लोग केएल राहुल के लिए कहते हैं 2023 वर्ल्ड कप में। बट केएल राहुल फिर आउट हुए ना, वो भी तो फिर एंड में चलो भाई अब मारना पड़ेगा मुझे, उसके चक्कर में आउट हुए थे। बॉब्जी से वो दिखा ही नहीं भाई, बॉब्जी लग रहा था कि वो सेट है अपना कि भाई मैंने रन मार दिया। आई थिंक सेल्फिशनेस की बात नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द गाय पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है कि स्किल इशू बहुत ज्यादा है। जो यार देखो मॉडर्न वाइड बॉल क्रिकेट में आपके पास वो शॉट्स होने चाहिए जो कि गेम खोल सकें। वो 2-3 शॉट्स आपके पास होने चाहिए। बाबर के पास नहीं है अभी वो। गिल के पास है जो शॉर्ट टाइम जाब मारते हैं वो फ्रंट फुट से, रोहित शर्मा पुल मारते हैं, विराट कोहली जब फॉर्म में होते हैं तो फ्लिक मारते, कवर ड्राइव मारते हैं। इनके पास वो अब बाबर आजम की कवर ड्राइव कंपेयर करने लग गए थे विराट कोहली से बीच में। आपके पास बाउंड्री स्कोरिंग शॉट्स कितने अवेलेबल हैं? बाबर आजम एक अनऑर्थोडॉक्स बैटर तो नहीं है। जब वो फॉर्म में नहीं होते ना तब ये चीज़ें और उनके साइकोलॉजिकली हिट करनी शुरू हो जाती हैं। आई थिंक बाबर और कोहली में सबसे बड़ा फर्क ही अभी यही है, मेंटली विराट कोहली इज ऑन अनदर लेवल। बाबर की वो मेंटालिटी भी अगर उतनी होती तो समटाइम्स योर मेंटालिटी हेल्प्स यू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ अ बैड फेज ऑल्सो, चाहे स्किल में उतना इंक्रीमेंट ना हुआ हो। आई थिंक बाबर के साथ अभी नहीं है यार। मतलब वी आर डिस्कसिंग हिम सो मच क्योंकि इतनी हाइप बना रखी है, उन्हें डिस्कशन भी नहीं हो रहा होता। पर पॉइंट वही है, प्लस वो ओपनिंग कर रहे हैं, अपने नेचुरल पोजीशन पे खेल नहीं रहे, बट इट स्टिल डज नॉट गिव यू द एक्सक्यूज। ये है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट ट्राई करते करते हाँ भाई मेरा डाइंग पॉइंट विद वही था। हेड हेल्ड हाई अप, वो नहीं होने वाला इनके साथ। तो है भाई मतलब गेम का मोमेंटम किल होना। कुछ ऐसा स्टैट निकला ना इनके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्लोएस्ट पावर प्ले स्कोर था अभी तक का। हाँ 22-23 रन मारे थे इन लोगों ने टोटल इनके ओडीआई हिस्ट्री का। या 2025 में वो ऐसा स्कोर बन रहा है घर पे। थिंक बहुत ही गंदे नोट पे पाकिस्तान का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होती अब खत्म भी हो जाएगा। हाँ। मतलब आप सोचो अभी फ्राइडे को 4 दिन में खत्म। हाँ 4 दिन से में 23 तक। हाँ अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और अब ऑलरेडी एज होस्ट कंट्री बाहर हो जाओगे, तो इससे गंदा वो हो नहीं सकता। बॉब्जी के खुद के करियर के लिए भी मतलब अगर वो यहाँ पे परफॉर्म करते तो एक अच्छा खासा उनके लिए एक अपराइजिंग हो सकती थी उनके करियर में, बट इट सीम्स लाइक क्यों नहीं होने वाला। सेम फॉर अफरीदी। शाहीन अफरीदी से तो वेरी ऑनेस्टली मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। बॉब्जी मुझे तब भी लगा था यार शायद कुछ कर दें, क्योंकि अगर वहां पे थी पाटा विकेट थी, मुझे लगा था भाई इतना तो गंदा नहीं होगा कि यहाँ पे भी वो एकदम ही इससे खेलेगा। पाटा विकेट तो नहीं थी एग्जैक्टली, मतलब बॉल फंस तो रही थी, भाई but बैटिंग हाँ, फ्रेंडली तो थी। नहीं मतलब नॉट रियली, नहीं नॉट रियली, मतलब मच बेटर देन व्हाट वी सॉ इन दुबई। थोड़ा सा लोगों ने हवा ही ज़्यादा बना दिया कि ये टिपिकल वैसी रोड पिच वाली, नहीं है, रोड वाली नहीं है, थोड़ा फंस रहा है। बट मेरा पॉइंट ही हो गया कि आजकल ओडीआई में थोड़ा सा भी अगर कुछ आप मूवमेंट दे दो ना स्पिनर्स के लिए या पेसर्स के लिए तो उनको लगता है कि पाटा विकेट नहीं है। हाँ मतलब आई सॉ गाय लाइक विल यंग स्कोर 100, मतलब 320 तो फिर भी बनाए हैं ना। हाँ भाई तो आई एक्सपेक्टेड कि बाबर एटलीस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से तो खेलेगा भाई आदमी, विच इज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट राइट भाई नाउ। 90 से खेल लो, मैं कह रहा हूँ 100 में खेलो, अपने जो आपका करियर स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब वो से तो फिर खेल 80 लो। में आ जाएगा। हाँ तो 80 भी कर लो आप। पर उसके हिसाब से अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट ऑल दिस।
बट ये जो पेस इनका लाइनअप है, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, दुबई जैसी पिच जहाँ पे ऑलरेडी पेसर्स को उतना कुछ नहीं मिल रहा पिच के अंदर, इनका क्या गेम जाएगा भाई? जरा की बैटल्स की बात करते हैं, थोड़ा सा उससे आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले तो आई थिंक विदाउट सेइंग रोहित वर्सेस अफरीदी, हाँ, पावर प्ले में ब्रेक ऑफ करने के लिए आई थिंक अफरीदी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ऑल्दो डोंट बी सरप्राइज अगर नसीम शाह वो बंदे निकलते हैं अल्टीमेटली, जो कि विकेट ले जाए रोहित का। बट अफरीदी को डिसमेंटल करके पूरा प्रेशर नसीम पे डालना और हारिस रऊफ पे डालना, रोहित शर्मा से बड़ा एक्स फैक्टर इस मामले में कोई नहीं होने वाला। आई थिंक अफरीदी का वही, वंस अगेन हम बाबर की बातें करते हैं, अफरीदी का इम्पैक्ट कितना गिरा है इस टीम के ऊपर, इट इज़ ऑल्सो अनदर मेजर रीजन वाई पाकिस्तान इतना स्ट्रगल कर रही है। रोहित शर्मा ने अगर अफरीदी को न्यूट्रलाइज कर दिया 10 ओवर में स्टार्टिंग के, गेम खत्म है वहाँ पे, देयर इज नो कमिंग बैक। विराट कोहली का यू वुड बी टेम्प्टेड टू से हारिस रऊफ, अबरार। अब मुझे लग रहा है अबरार। हाँ भाई, मुझे लगा हारिस रऊफ इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर हिम। पेस वो तब भी उधर करके निकाल लेंगे, ये अबरार वाली चीज़, क्योंकि अब ये है ना कि यू डोंट इवन हैव टू बी दैट क्वालिफाइड ऑफ अ बॉलर और दैट रिनाउंड ऑफ अ बॉलर, कोई भी आके विकेट ले रहा है, कोई भी आके विकेट ले सकता है। तो आई थिंक स्पेसिफिकली लास्ट मैच में जैसे आउट हुआ है, मतलब यू वुड बी टेम्प्टेड टू से अबरार है भाई। अबरार है एक्चुअली में एंड पता है ये टैक्टिकली अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा भी दिमाग है तो वो करेंगे ये चीज। एज सून एज विराट कोहली आते हैं, चाहे वो पावर प्ले के अंदर ही आ रहे हैं, यू फॉरगेट द पेसर्स, आप लेके आओ स्पिनर को, लेके आओ, देखते कितने रन मारते हैं, वो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। आई थिंक अबरार को मैं पुट फोर्थ करूंगा। मैं ओरिजिनली हारिस रऊफ को करने वाला था, बट सीइंग बाय द ट्रेंड शायद पाकिस्तान खुद भी अबरार को प्रमोट कर देगी अगर विराट कोहली जल्दी आते हैं तो। आई थिंक ये एक हो सकता है। अक्षर पटेल वर्सेस अबरार अहमद इज द वन दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि वो स्पिन में गेम खोलने की कोशिश करेंगे। मेन स्पिनर उनका, उसको अनलॉक करने के लिए मिडिल ओवर्स में अक्षर पटेल को भेजा जाएगा। इफ अक्षर पटेल अनलॉक्स अबरार अहमद, कोई और बचा नहीं है, कोई नहीं बचा। और आप अग्गा से कितनी बॉलिंग करा लो तो श्रेयस काफी है उसके लिए। आप खुशदिल से बॉलिंग करा लो, ही इज नॉट ऑफ दैट कैलिबर राइट नाउ जितना कि अबरार है। मेन स्पिनर को अगर आपने अटैक कर दिया ना, देयर इज नो लुकिंग बैक। तो आई थिंक अक्षर पटेल का रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, आई थिंक रिजवान एक बंदे होंगे, उसके लिए मैं कुलदीप यादव को सेटअप करना चाहता हूँ। आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट बैटल। रिजवान वंस अगेन, पाकिस्तान में नाम ज्यादा क्यों है, बिकॉज मिडिल ओवर्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। स्ट्राइक रोटेशन, स्पिनर्स को डोमिनेट करना, ऑल्दो स्ट्राइक रेट उनकी भी 90 से कम की है। एग्जैक्टली, मैं भी कहने वाला था। बट आवर फ्रंट लाइन स्पिनर जो स्ट्रगल करे पहले मैच में थोड़ा बहुत, अगेंस्ट रिजवान देयर कैप्टन, दिस हैज टू बी द बैटल इन द बॉलिंग लाइनअप। और अक्षर पटेल वर्सेस अग्गा। अग्गा कहते हैं, आगा कहते हैं भाई, मैं बहुत सुनता रहता हूँ, आपको जो पाकिस्तानी बता देंगे मुझे, आप वहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हो। आगा जो है वो शायद उनके सबसे प्रॉमिसिंग बैटर अभी अपकमिंग, जो मिडिल ऑर्डर में है। अब तो खेल नहीं रहे अभी। लास्ट मैच में भी काफी शाउट्स थे कि उनको ऊपर आपको प्रमोट करना चाहिए था एट द राइट टाइम, आपने बहुत लेट छोड़ दिया उनको। चलो ठीक है, अभी इस बार हो जाएंगे। बट अक्षर पटेल का जो पिच जो बन रहा है और जैसा उनका नेचर है बॉलिंग का, मैंने एक्सप्लेन करा है अभी पॉडकास्ट में पहले कि टॉल, स्लिंगी, मोर रेवोल्यूशन ऑन द बॉल, ऐसी पिच के लिए शायद ज़्यादा सूटेड होंगे। एंड मिडिल ओवर्स में इफ ही टेक्स मोर विकेट्स देन जडेजा, डोंट बी सरप्राइज्ड इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट। सो आई थिंक अक्षर पटेल वर्सेस आगा कुड बी अनदर ग्रेट वन। और अगर आपने ये 2 बैटल्स जीत लिए तो उनकी बैटिंग वैसे ही खत्म है। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट पुटिंग बाबर इन एनी की बैटल। मुझे नहीं लगता इट इज वर्थ इट। कोई पेसर भी नहीं आएगा हमारा किसी की बैटल में यार। आई थिंक पेसर्स का इतना रोल होगा ही नहीं। अब पेसर जब बॉलिंग कर रहे होंगे तब उनके 80 के स्ट्राइक रेट वाले बैटर्स होंगे, तो कुछ इतना फर्क पड़ने नहीं वाला। मेन गेम विल बी वन इन द मिडिल ओवर्स, जहाँ पे हमने भी टैंक करा है। एक्स फैक्टर अगर मुझे लग रहा है ना तो वो अक्षर पटेल ही है, स्पिन खोलने के लिए, स्पिन करवाने के लिए भी। मतलब ही हैज अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो एक बड़े कंट्रीब्यूटर की तरह मैच में बने। एक्स फैक्टर वो हो सकते हैं अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं तो, वरना तो आई थिंक वही रोहित शर्मा अप टॉप and Mohammad Shami with the ball. Bholi ji, you don't see him having a good game? I think he can, but right now logic अगर prevail कर रहा है तो you have to say no, क्योंकि उनके पास 2 लेग स्पिनर हैं, वो चाहे तो दोनों एंड से लगा देंगे। मतलब विराट कोहली हैज अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। यस, इस टाइम पे सारी चीजें उनके अगेंस्ट हैं। डोंट बी सरप्राइज अगर वो मैच के टॉप स्कोरर है। हाँ, मतलब मैं वही कहूंगा, वो 2022 गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप, जगह पे सवाल, गेम पे क्वेश्चन, और सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस आई पाकिस्तान के अगेंस्ट। यहाँ पे भी आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये चीज़ होके आती है। बट यस, लॉजिकली मतलब अभी उनका नाम लेना शायद सही ना हो। क्या लग रहा है प्रेडिक्शन? इजी विन।
Easy इजी win विन फॉर इंडिया। दुबई में 25% का विन रिकॉर्ड है उनका, आई डोंट थिंक ODIs गेम में। उतना क्लोज आएगा जितना बांग्लादेश के अगेंस्ट गया था। है ना? हाँ, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा वियर्ड है ये, बट हो सकता है भाई, मतलब जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा था ना, हाँ, अहमदाबाद में जो मैच हुआ था, वन साइडेड एकदम, डोंट बी सरप्राइज अगर वैसा मैच। मतलब मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कहने का कि बांग्लादेश में बांग्लादेश की परफॉर्मेंस थी, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, बट इंडिया के स्लिप अप्स थोड़े ज्यादा थे। नहीं, प्लस आई थिंक अगर पाकिस्तान की बैटिंग पहले आ जाती है तो गेम क्लोज हो सकता है। हाँ, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, आई थिंक ज्यादा क्लोज नहीं जाने वाला है। वो भी एक प्रॉपर एक इम्पोर्टेंट कॉशन पॉइंट है। Yeah. बट विद दिस आई थिंक इंडिया विल क्वालिफाई वेरी इजीली। न्यूजीलैंड वाला गेम जो प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है ये। हाँ, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट वही होगा गेम। प्लस मैं तो ये मानता हूँ कि न्यूजीलैंड से फाइनल होने वाला है। भाई जिस तरीके से खेल रही है, एनीवन वुड बी टेम्प्टेड टू से कि वही होगा। आई थिंक काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कहने लग गए हैं। क्या बदल गया सब? हाँ, सब बदल गए एकदम से। अभी मैं देखना चाहूँगा भाई ऑस्ट्रेलिया कैसा खेलती है और दूसरे ग्रुप से कैसी चीज़ें निकल के आती हैं। बट हाँ भाई, न्यूजीलैंड राइट नाउ इज़ लुकिंग द टीम टू बीट। मतलब ये तो न्यूजीलैंड वाले मैच के बारे में बात करेंगे जब हम लोग उनका मैच आ रहा होगा। बट इस टाइम पे ऐसा है कि आउट ऑफ ऑल द नेशंस दैट आर प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे बेस्ट स्पिन प्लेइंग एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो वो न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की है। तो जब वो आएंगे, वो तो हमने देखा ना अभी जो सीरीज हुई घर हाँ पे, वही whitewash कह रहा हूँ, हुआ तो जब वो दुबई में खेल आएंगे तो बहुत अच्छा उनका प्लस पॉइंट होगा ये। प्लस उनके स्पिनर्स हैं जो कि एक्सप्लॉइट कर भी सकते हैं सिचुएशन को। हाँ, उनके पास वो एबिलिटी है ज्यादा। आई थिंक गोइंग टू बी अ फायर क्रैकर। बट ये वाला मैच, पाकिस्तान वाला मैच, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है शायद क्लोज नहीं होगा। मेक श्योर सब लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करें भाई, मजा आएगा वो देखने में। बट ठीक है, यहाँ से अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं एंड बात करते हैं कप्तान रोहित शर्मा की। उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आई है विच यू वुड नॉट वांट कि एक आईसीसी इवेंट के बीच में न्यूज़ निकल के आए। बट ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स ने डिसाइड करा इस चीज़ को अभी रिपोर्ट करना है। उनकी रिपोर्ट ये आई है कि बीसीसीआई इज नाउ कन्विंस्ड एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि रोहित शर्मा को टेस्ट मैचेस के लिए वापस कभी चूज़ नहीं करा जाएगा। एंड दे आर कन्विंस कि एक नया कैप्टन अब अपॉइंट कर देना चाहिए। अब कौन कप्तान होने वाला है ये उस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, बट बेसिकली रोहित शर्मा अब पिक नहीं होंगे वापस, ये गारंटीड है। क्या लग रही है वैलिड न्यूज़? हाँ, ये मैंने उस टाइम भी बोला था यार कि बीजेटी जब खत्म हुई थी उसके जस्ट बाद भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि इन माई आइज, इन माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेल लिया है। जो उस टाइम पे रिपोर्ट्स निकल के आई थी उनके अकॉर्डिंग में वो थोड़ा बहुत यही सजेस्ट कर रहे थे वो लोग। प्लस हमारे एक गेस्ट से ऑफ कैमरा बात हुई थी और उनने भी सॉर्ट ऑफ ऐसा ही हिंट करा था कि सिलेक्टर्स हैव डिसाइडेड एंड दे हैव टेकन अ कॉल कि रोहित शर्मा को वापस अब चूज़ नहीं करेंगे। आई थिंक इट डज नॉट कम एज अ सरप्राइज टू मी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस चीज़ को। अब नेक्स्ट कप्तान कौन होने वाला है ये उनने बताया नहीं इस रिपोर्ट में। ये अगर नहीं पता तो फिर बुमराह ही होंगे। मतलब फिर वो बेवकूफ़ी अगेन जो आप करना करने का सोच रहे हो। अभी आपने देख लिया क्या हालत हुई उनकी कि उनको आईसीसी इवेंट मिस करना पड़ गया, उसके बाद आप कप्तान अपॉइंट कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक, ये सच है या नहीं है? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा को नहीं होना चाहिए टेस्ट में ना। हाँ, ठीक है। एंड विराट कोहली को भी। हाँ, मेरा बस ये मुझे लग रहा है कि अगर नहीं होना था तो इन दोनों को रणजी क्यों खिलाया फिर, और ये खुद भी क्यों खेले फिर? हाँ, विराट कोहली तो डेफिनेटली जा रहे हैं। हाँ, वो तो है पक्का, वो तो वहाँ पे वो कमर्शियली भी काफी एंगल है, तो वो गारंटीड है। हाँ, वो गारंटीड है कि विराट कोहली जा रहे हैं वहाँ। हाँ, अगर रोहित शर्मा एटलीस्ट एक बंदा अगर अभी गिव अप करता है, गिव अप क्या मतलब, कॉल इट क्विट्स ऑन हिज करियर, तो आई डोंट माइंड, चाहे वो रोहित शर्मा ही क्यों ना हो। बट फिर रोहित शर्मा क्यों कर रहे हैं रणजी खेल रहे हैं। हाँ, मतलब क्या ये राइट टाइम पे कम्युनिकेट नहीं करा गया? क्या ये चीज़ अभी डिस्कस हुई है? आई डोंट थिंक ये अभी डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि विद एन आईसीसी इवेंट गोइंग ऑन आप उनके कप्तान के बारे में आप अभी तो कम्युनिकेट नहीं करोगे ये सब चीज़ें कि नहीं यार अभी हमने डिसाइड करा कि आपको टेस्ट से निकाल देते हैं। हाँ, ये न्यूज़ इस वक्त क्यों लीक करी गई है, बहुत हाँ शेडी चीज़ है थोड़ी। हो सकता है कि ये चीज़ एक्चुअली में अभी डिस्कस ना हुई हो, शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद डिस्कस हो। बट आई थिंक जो अल्टीमेट आउटकम होने वाला है इसका, जो कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे अब आगे, आई थिंक वो मेरे हिसाब से सही है। नहीं, बट अभी भी मैं ये नहीं समझा, तो फिर मतलब बेसिकली रोहित शर्मा रणजी खेल रहे हैं जबरदस्ती का। और सेकंड बात ये, इन माय ओपिनियन जितना मुझे देख के लगता है विराट और रोहित खुद तो तैयार नहीं है टेस्ट छोड़ने में। हाँ, हाँ, दे आर हेल बेंट ऑन दिस कि हमें Yeah. 27 तक तो कैरी फॉरवर्ड करना ही करना है, हाँ, एक और साइकिल देनी ही देनी है। तो जो भी होगा या तो उनके विश के अगेंस्ट होने वाला है हाँ, कि रोहित शर्मा रणजी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि ही वांट्स टू बी देयर टिल 2027, बट मैनेजमेंट अभी कम्युनिकेट कर रही है कि अब हम इंग्लैंड में आपको नहीं देख रहे हैं। पर अगर ये कम्युनिकेशन हुआ होता तो ये बीजीटी के बाद ही हो गया होता। हाँ, ये अभी तो हो ही नहीं सकता, अभी तो टीम दुबई में खेल रही है।
तो द टाइम ऑफ रिलीज बहुत ज़्यादा शेडी है इस न्यूज़ का, विच इज़ आई थिंक ये थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है। प्लस अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई तो डोंट बी सरप्राइज कि दोनों जा रहे हैं साथ साथ ओ भाई, इंग्लैंड खेलने। आई थिंक रोहित शर्मा का तो मुझे रिगार्डलेस चाहे जीते ना जीते बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। यस, द नैरेटिव हेल्प्स अ लॉट। बट हो सकता कैप्टन है कौन होगा? देखो ये भी एक लॉजिक हो सकता है ना कि ये हमारा अभी लास्ट फॉरेन टूरिस्ट के बाद एक लंबा होम सीजन आ रहा है, तो उसमें शायद आप एक कप्तान को कंटिन्यू कराओ और फिर जब होम सीजन शुरू होगा जहाँ पे इजियर कंडीशन होगी वहाँ पे आप नया कैप्टन ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो। वो भी तो रीजन हो सकता है। जो कप्तान बुमराह वाला अगर है तो भाई मतलब आई थिंक इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती या तो फिर ये हो कि बुमराह को भी सिर्फ उस सीरीज के लिए रखा हुआ है कप्तान, हाँ एंड जब होम टेस्ट सीजन शुरू होगा तो दे अनाउंस न्यू कैप्टन। हाँ, ये हो सकता है ये चीज़ हो। रिगार्डलेस अगर ये है भी कि बुमराह को सिर्फ उसके लिए रखा है, नया कैप्टन अपॉइंट होगा तो दो ही कैंडिडेट आ रहे हैं इस टाइम पे, एक ऋषभ पंत होगा, शुभमन गिल होगा। क्या शुभमन गिल को इस टाइम पे टेस्ट की कप्तानी दे देना भी क्या वो ज़्यादा थोड़ा बर्डन हो जाएगा? कि अभी तो आपने ओडीआई में चलो, क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि इस आईसीसी इवेंट के बाद शुभमन गिल को कप्तान डिक्लेयर कर दिया जाए शायद अगले 2-3 महीनों में कि अच्छा आईसीसी इवेंट हो चुका है, रोहित शर्मा का मोस्ट प्रॉब्ली ऑफ ही लग रहा है सीन थोड़ा इस टाइम पे, कप्तान शायद शुभमन गिल डिक्लेयर। व्हाट इफ रोहित शर्मा हैज अ स्टेलर चैंपियंस ट्रॉफी जस्ट लाइक द वर्ल्ड कप? हाँ भाई, मतलब वो हमेशा क्वेश्चन मैं अभी भी मानता हूँ ये, अभी हम लोग डिबेट भी कर रहे थे 27 तक नहीं कि रोहित शर्मा ने आपको ओडी में ज्यादा रीजन दिए नहीं है कि आप कहो कि वो क्यों नहीं खेलेंगे। हाँ हाँ, मतलब ही हैज बीन परफॉर्मिंग, और मेरा मेन कंसर्न ये कि जिस कंसिस्टेंसी से वो टेम्पलेट पुल ऑफ करने लग गए हैं, हाँ अगर आप ये सोच रहे हो कि जायसवाल आते ही वो चीज करने लग जाएंगे तो बहुत अनफेयर एक्सपेक्टेशन है ये। नहीं, पर तभी तो फिर 2 साल है ना जायसवाल के पास टू प्रिपेयर। हाँ ये भी सही बात है कि भाई फिर 2 साल आप दे रहे हो पूरे करने के लिए, और अगर आप अभी कंटिन्यू करा रहे हो शर्मा को तो फिर आप पूरा करो, खींचो। हाँ, बट वही बात है ना कि वो मौका तो दे। मतलब मुझे लगता है कि एक ये थोड़ी हार्ड कॉल होगी कि आप परफॉर्म करो तो फॉर्मेट। हाँ, क्योंकि मतलब ही इज 38 ऑफिशियली, हो सकता है इस टाइम पे, मतलब भाई बाय द टाइम द नेक्स्ट वर्ल्ड कप कम्स तो 40 तो ऑन पेपर होंगे। तो फिर उसके बाद वही होता है ना कि एक तो आप फिर एकदम से उन्हें निकालना वर्ल्ड कप के बाद, फिर एक नया खिलाड़ी को लाना, आई थिंक तो खुद ही रिटायर हो जाएंगे। वही मुझे प्लस वैसा भी होता है ना, अभी रन आ रहे हैं, अगले 2 साल में लगातार एक आपको थोड़ा एक एस्टिमेशन लेके चलना पड़ता है। पर ये तो हम पिछले 2 साल से भी कह रहे हैं। क्या चीज़? 2023 से कह रहे हैं कि अभी रन आ रहे हैं, फिर पता नहीं कब यार 23 के बाद आई थिंक जैसा वो खेले थे 25 डिड नॉट लुक दैट फार। इस टाइम पे रोहित शर्मा का जो फॉर्म है इन जनरल, मतलब उस टाइम पे 23 में तो वो सारे फॉर्मेट टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे T20 से रिटायर हो चुके हैं, टेस्ट में मोस्ट प्रोबेबली अब नहीं खेलेंगे, सिर्फ ओडीआईज आपको खेलने होंगे। इजंट इट बेटर? कायदे से तो बेटर है क्योंकि आपको मैचेस भी कम खेलने होंगे, प्लस एक ही चीज़ को आपको एक्सेल करना है। और अब तो 35 ओडीआई होने वाले हैं। हाँ, बट मुझे बस ये लगता है कि एक वो लॉन्ग टर्म अप्रोच में फिट नहीं बैठ पा रहे शायद रोहित शर्मा। नहीं, मैं एग्री करता हूँ, मैं तो बस पॉसिबिलिटीज थ्रो आउट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इवन फॉर विराट कोहली अगर रन आ रहा है तो देयर इज नो स्टॉपिंग, बट अगर यही फॉर्म चलने वाला है देन यू माइट एज वेल थिंक कि विराट कोहली को भी 27 वर्ल्ड कप के बियॉन्ड, हाँ, या इवन इन द 2027 वर्ल्ड कप शायद ना देखा जाए। तभी मुझे लगता है कि अगले जो 4 मैचेस है बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली करियर के लिए। कोहली के लिए? आगे के लिए रोहित के लिए आई थिंक इट वोंट मैटर। अच्छा, वैसे भी निकलने। हाँ, आई थिंक कोहली भाई अभी एज है ना, ही हैज फिटनेस एंड एज ऑन हिज साइड, तो वो खींच सकते हैं कुछ ना कुछ करके। प्लस आई थिंक इवन फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव यू वुड नॉट वांट 2 ऑफ योर बिगेस्ट मार्केटिंग स्टार्स। ये तो इट्स क्लाउनरी भाई, दिस इज क्लाउनरी। हाँ, बट मतलब ये हम आईपीएल में भी देख रहे हैं। हाँ, बट मुझे आई एम वेरी सरप्राइज कि एक स्पोर्ट में ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इंडियन क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बाकी किसी में नहीं दी जाती, ना किसी और स्पोर्ट में दी जाती है, बिकॉज उनकी फाउंडेशन अच्छी है ना। इस पूरे जनरेशन की हमारे फाउंडेशन ही क्रिकेट की बनी हुई है 2-3 खिलाड़ियों के ऊपर। हाँ, आपने फैन कल्चर विन कर दिया, आपने क्रिकेट को विन कर दिया इस हिसाब से। तो ये सब तो मैं मानता ही नहीं, ये तो होना भी नहीं चाहिए। रिटायरमेंट अगर होना है तो करके दो, टीम का बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। टेस्ट में मेरे ख्याल से द टीम इज बेटर विदाउट दीज 2 गाइस राइट नाउ। बट रोहित शर्मा का मैं खुद भी मानता हूँ कि नहीं बनता है। आई जस्ट बिलीव कि शायद होम सीजन तक वेट करके यू अनाउंस अ न्यू कैप्टन, एंड ये लास्ट, क्योंकि एक सीरीज होने वाली है, ऑल्दो WTC की शुरुआत है ये नए साइकिल की, बट वो सीजन में इट्स द लास्ट ओवरसीज टूर, तो उसमें शायद आप रोहित शर्मा को कंटिन्यू करा दो, क्योंकि एक नए कप्तान का अगर आप डेब्यू करा रहे हो सीधा एक ओवरसीज सीरीज में इंग्लैंड में, जहाँ पे हम जीते नहीं है अभी तक टाइम तक, वो बहुत अनफेयर होगा। या तो बुमराह से आप कहो, लेकिन बुमराह भी क्या 5 टेस्ट मैच खेलेंगे, तो
लास्ट टाइम भी खेले थे वहाँ पे, पहला मैच जो कप्तानी करी थी टेस्ट में बुमराह ने, हाँ, वो इंग्लैंड में हारे करा थे था। जो तो मतलब बहुत शेडी है ये, आइडियली हट जाना चाहिए, पर मतलब- प्रैक्टिकली क्या सेंस बन रहा है? आई थिंक पॉइंट अल्टीमेटली वही है कि इस कंक्लूजन जो निकलेगा इस रिपोर्ट का वो प्रॉब्ली सच होगा, बट क्या ये रिपोर्ट इस टाइम पे आना वो सच है या फिर इट इज जस्ट अ स्पेकुलेशन या फिर एक रूमर है? पॉसिबिलिटी शायद उसकी ज़्यादा है इस टाइम पे कि इट इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन और जस्ट अ रूमर, बट वही आगे जाके शायद यही सच हमें देखने को मिलेगा। बट इस नोट पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने पहले मेंशन करा, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो गई है, सारे मैचेस हम लोग कवर करने वाले हैं डिटेल में, ऐसे ही पॉडकास्ट हम लोग आप तक लाते रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मेंबरशिप्स वगैरह भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे तो चैनल ग्रो होगा, हम और ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। एडिटिंग भी हमने भाई एकदम से हमने थोड़ी अप करी है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सपोर्ट हम लोग और मांग रहे हैं आप लोगों से, तो वो भी थोड़ा दिखाइए। बाकी आई थिंक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।